येस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्ष चालू झालेलं आहे तुमच्यासाठी. तर मग नवीन वर्षामध्ये आपल्याला आयुष्यातली पहिली प्रोफेशनल एक्झाम मिळणार आहे. ओके, ऑल इंडिया लेवलची एक्झाम. याच्या आधी कदाचित तुम्ही काय हुमी बाबा केलं असेल किंवा काय मला माहिती नाही, पण this is a different type of exam. It is not just based on your common sense, but it is also based on your professional acumen. It is necessary for you to develop a particular outlook, how to look at the particular situation. Before I start with today's discussion on the presentation of financial statements for a company, मला याला थोडं उशीर झाला. त्याचं कारण काय होतं, आय वॉज वॉचिंग अ पर्टिक्युलर व्हिडिओ. माझं एक आवडतं चॅनल आहे, मी वर्गात पण सांगितलं तुम्हाला सगळ्यांना, पॅट्रिक बॉयल नावाचं चॅनल आहे. त्याचं सकाळी एक त्याने व्हिडिओ प्रीमियर केला होता. लास्ट वीक वेनसडे का फ्रायडे त्याने सांगितलं होतं की क्रेडिट स्विस नावाची जी बँक आहे आणि UBS नावाची दुसरी बँक आहे, दोन्ही ह्या स्वित्झर्लंडच्या बँक आहेत. तर क्रेडिट स्विस इज ऑब्वियसली नाव मर्ज विथ UBS, और UBS has taken over. Let us not call it even merger also. UBS has taken it over. त्याने मागच्या आठवड्यात जेव्हा त्याने व्हिडिओ टाकला होता किंवा पोस्ट केला होता, तेव्हा त्याने सांगितलं होतं की असं होणार नाही. ओके, आणि मग रविवारी झालं. So then it was necessary for him to tell exactly what must have happened, what was not known to him by Wednesday when he posted the video. Are you there with me? चश्मे वाली नहीं, तू नहीं, पीछे के पीछे वाली. Yes. तो because he is a very reputed person, he wants to ensure that his credibility is not lost, because he knows that many investment bankers or many investment professionals also take his advice, or they check YouTube, his channel specifically, for the purpose of understanding the insight into the situation. So today morning he has premiered a new video telling exactly what must have happened, or what has happened, not what must have, but what has happened. कि जो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी लग रहा था कि क्रेडिट स्विस जैसा बैंक UBS जैसा बैंक को टेक ओवर करने, सॉरी UBS जैसा बैंक क्रेडिट स्विस जैसा बैंक को टेक ओवर करने वाला नहीं था, तो टेक ओवर किया कैसे. तो इट्स अ वेरी फेमस टर्म नाउ, नॉट जस्ट यूज्ड बाय हिम, बट इट इज यूज्ड इन द पास्ट आल्सो on Sundays and Mondays. It was already used by other analysts also. It is called as shotgun marriage or shotgun merger. Shotgun merger म्हणजे काय असणार आहे? You have studied Indian Contract Act. There are 5 different situations which affect free consent. One of which is coercion. Coercion चा सगळ्यात फेवरेट एक्झाम्पल कुठला असतं नेहमी? गन रख के बोला कि चुपचाप से करो. What is the meaning of coercion? Either causing harm to the other party, or threatening to cause the harm to other party, or causing harm to his property, or threatening to cause harm to his property, or causing harm to third party, which is not in the contract. जैसे कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर, वरना तेरे बच्चे को थप्पड़ मारूंगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और थ्रेटनिंग टू कॉज हार्म टू द थर्ड पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज कोercion. कोercion का सबसे बड़ा हमेशा का एग्जांपल क्या रहता है? गन. तो शॉटगन मैरिज मतलब क्या है? UBS के सिर पे गन रखा, बोला चुपचाप से टेक ओवर करो. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसमें 2 अलग अलग चीजें हो गया. अभी तुम लोगों को मैं CA इंटर में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नाम का टॉपिक सिखाने वाला हूँ. वो पार्टनरशिप का अलग पार्ट रहता है. मेरे ख्याल से मैंने बोला था डिसोल्यूशन के टाइम, मैंने बोला था कि इसका हायर वर्जन अपने को CA इंटर में सीखने का. तो उसमें क्या रहता है? पॉइंट कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ पेमेंट, कि किसको पहले पेमेंट करने का, बाद में किसको पेमेंट करने का. वैसे CA इंटर में और एक टॉपिक है, उसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. जब कंपनी लिक्विडेट होते हैं, इन दैट केस किस तरह से पेमेंट करना पड़ता है. अगेन सेम लॉजिक हैपेंस देयर. इट टॉक्स अबाउट ऑर्डर ऑफ पेमेंट. ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑलवेज टेल्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. ऐसा सोच के देखो कि घर में गुड़ी पाड़वा है, हम लोग घर पे जाएंगे खाना वाना खाने को जाने वाले वगैरह करके, तो आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है, मे बी आपका अंकल का बेटा है, या फिर ऐसा वगैरह करके छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है वगैरह करके, और मम्मी बोल रही है नहीं अभी नैवेद्य दिखाएंगे, उसके बाद में हम खाना खाने को जाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और वो बोल रहा नहीं मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है. तो मम्मी क्या बोलेगी? ठीक है, उसको दिया तो भी चलेगा. तुम बोलोगे मैं भी ऐसे ही हाथ पर जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगा है, मैं क्लास में बैठा था, आनंद सर ने बहुत सारा लेक्चर दिया वगैरह वगैरह. मम्मी बोलेगी चुप बैठने का, आवाज नहीं करने का. और दादाजी तो ऐसा कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में कि मुझे बहुत भूक लगा है वगैरह करके. ही विल हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, सब कुछ पूरा बराबर होने दो, उसके बाद में कंप्लीट करेंगे. सो देयर इज एन ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आई कैन स्पेसिफाई, कि किसको पहले देने का, किसको बाद में देने का. छोटे बच्चे को हम बोलेंगे ठीक है, उसको जो देने का दे दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो जूनियर मोस्ट है और दादाजी कौन है? सीनियर मोस्ट है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इन केस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो बाय डिफॉल्ट यू टेल मी, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि क्रेडिटर्स है और डिवेंचर होल्डर्स है और बैंक लोन है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ऐसे 5-6 लोग खाना खाने को बैठे हुए, तो जूनियर मोस्ट कौन रहने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट रहेंगे,
क्योंकि सीनियर मोस्ट को सबसे लास्ट में खाना मिलता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेंगे शायद उनको हम लोग बोल सकते हैं कि बाबा नहीं आपको आवाज नहीं करने को बोला, आप क्योंकि वैसे भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो। बट बाकी के आउटसाइडर्स जो रहेंगे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर भी इवन इफ दे आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आउटसाइडर्स विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद में इनसाइडर्स। अलग एग्जांपल देता हूँ, घर में मेहमान खाना खाने को आए हैं, लास्ट में उनको एकदम अनअनाउंस आ गए हैं, मम्मी डैडी क्या बोलेंगे, रुको पहले हम लोग खाना खा के रहते हैं, बाद में जो बचेगा आपको देंगे। इज इट पॉसिबल? दैट्स नॉट पॉसिबल। अनअनाउंस रहेंगे तो इन दैट केस अपने को क्या बोलना पड़ा, पहले आप पेट भर के खा लो, बाद में हम लोग देखेंगे क्या करने का क्या नहीं करने का। तो आउटसाइडर्स आर ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू अ ड्रास्टिक सिचुएशन, व्हेन इट कम्स टू अ लास्ट मोमेंट सिचुएशन। समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आउटसाइडर्स को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। आउटसाइडर्स का पेट भरने के बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनका पेट भरने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे एक एटी बॉन्ड्स करके अलग बॉन्ड था, AT1 बॉन्ड करके बोलते उसको, मतलब टीयर 1 बॉन्ड, टायर नहीं, टीयर, TIER, टीयर म्हणजे लेवल। ओके, सो टीयर 1 बॉन्ड करके वो था, तो ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं उस लोगों को करके। वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम वो बॉन्ड्स इशू किए थे। बॉन्ड्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? बॉन्ड का मतलब क्या रहेगा? बॉन्ड मतलब इनसाइडर के, बॉन्ड मतलब आउटसाइडर? आउटसाइडर। बॉन्ड मतलब बेसिकली लोन, बॉन्ड मतलब बेसिकली डिपॉजिट, लोन। तो यू टेल मी, अगर यूबीएस स्विस बैंक, सॉरी क्रेडिट स्विस को टेक ओवर करने वाला है, तो क्रेडिट स्विस के जो क्रेडिटर्स रहेंगे उनको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब वो AT1 बॉन्ड जो है उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट वो डील इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि बस शॉर्टगन डील है। उसमें क्या बोला था कि AT1 बॉन्ड सबको जीरो वैल्यू। अब यू टेल मी, इफ यू हैव गिवन नथिंग टू द आउटसाइडर्स, कैन यू गिव समथिंग टू द शेयर होल्डर्स? बिकॉज आउटसाइडर्स का पेट भरा हुआ नहीं, तो घर वालों को मिलने वाला है ही नहीं, बट घर वालों को बोला आपको थोड़ा मिलेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट्स अ वेरी वेरी डिजास्टरस डील, एक्चुअली स्पीकिंग वेरी डेंजरस डील। इट इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टीज इन फ्यूचर। आप सब लोग उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर रहे हो जिस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल चालू है। अगर आप आंखें खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारा नया नया चीजें दिखेगा। उथल पुथल होने के दो अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं। एक जो चालू है वो समझने को बहुत डिफिकल्ट रहता है, और दूसरा जो होने वाला है उसका रूट्स अभी तैयार होता रहता है। सो अभी अगर आप दुनिया में क्या चल रहा है उसकी तरफ ठीक से ध्यान देते रहोगे तो अभी नया नया सिस्टम्स क्रिएट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स टू हैपन। मतलब जब भी आप लोग एक्चुअली वर्ल्ड में जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, तभी जो सिस्टम्स एकदम रॉ रहेगा, इन्फेंट रहेगा, वो सिस्टम्स आपको खेलने को मिलेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करने को आपको चांस मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर नोइंग एक्जैक्टली द रूट कॉजेस ऑफ हाउ द सिस्टम इज गेटिंग डिजाइन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 2008 के क्राइसिस के टाइम तो आप जन्मे भी नहीं थे मेरे ख्याल से, या फिर जन्म के 1-2 साल हुआ रहेगा, डिपेंड्स। तो तभी क्या हुआ था आपको कुछ पता नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और अभी का सिस्टम ऐसे कैसे बना आपको पता नहीं, लेकिन अभी जो हो रहा है उधर कंटाला मत करो। घर जाने के बाद मैंने बोला वो पैट्रिक बॉल का चैनल है, नहीं तो दूसरा कौन सा बोला मैंने, प्लेन बीगल चैनल है, और एक जोए ब्लॉग्स करके JOE, मैं आज क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको जरा थोड़ा फॉलो करो। व्हाट इज हैपनिंग इज समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। ऐसा सोच के देखो कि T20 चालू होने वाला है, तो T20 पहले क्या चलता था, टेस्ट मैच, बाद में क्या चालू हो गया, वनडे, बाद में क्या हो गया, T20। तो अगर तुम अभी टेस्ट मैच का लॉजिक लेके क्रिकेट सीखने को जाओगे, और बाद में टेस्ट मैच तो होता ही नहीं आजकल, ज्यादा ज्यादा होता क्या है, T20। तो आपके पास जो नॉलेज रहेगा पहले कैसे खेलने का, बाद में कैसे खेलने का, तब तक तो अरे मैच खत्म हो गया, अपना बीस भी खत्म, उसका बीस भी खत्म हो जाएगा तब तक, उतना टाइम के अंदर। सो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज पॉसिबल। यू हैव टू लर्न नाउ द न्यू टेक्निक्स ऑफ द ट्रेड। सो कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड ओपन। व्हाट इज हैपनिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, इट इज चेंजिंग द एंटायर रूल्स ऑफ द गेम। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय डिफॉल्ट कौन से एरिया में ज्यादा सॉर्ट आफ्टर रहते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंस। तो बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब जगह पे अपने को घंटा करने का नहीं। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सीए इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस चेंज भी करना क्यों चाहती है? रीजन इज द सेम थिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। So institute wants to ensure that all chartered accountants are going to be front runners in the job market as well as in the financial markets. तो इंस्टीट्यूट आपको पुश करना चाहता है, लेकिन आप बोलोगे मैं सोऊंगा आराम करूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? चल लेट्स स्टार्ट। बाद में स्ट्राइक और इश्यूज डालने का बाकी है, स्टॉक डालने का बाकी है, थोड़ा लेट हो गया। चलिए फाउंडेशन के बच्चे मेरे आ गए, हम लोग स्टडी मटेरियल के पास जाएंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स के पास, और इसको एक्सपांड कर देंगे। ओके
चलिए, yesterday we talked about the format of balance sheet. मी विसरलो जरा, मला सांग रे कुठले कुठले सेक्शन्स आहेत? 128 129. 128 कशाबद्दल गप्पा मारतो आणि 129 कशाबद्दल गप्पा मारतो? फक्त गप्पा मारतो का फॉलो करायला सांगतो? कुठल्याही कंपनीला अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे फॉलो करायचे असतात त्या अकाउंटिंग स्टँडर्ड कोणी प्रिस्क्राइब केलेले असतात? कुठली गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, पुणे म्युनिसिपलिटी? गवर्नमेंट नहीं बोलने का, गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, तो कौन सा गवर्नमेंट बताने वाला बताना पड़ेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सी इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन पहले किसको प्रेफरेंस देने का? तो इफ देयर आर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जस्ट एग्जांपल, देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, सेम सिचुएशन के लिए देयर आर टू डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज गिवन बाय सी इंस्टीट्यूट, देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, और एक सेक्शन था 129, वो किस लिए बात करता था? मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या रहना चाहिए और प्रिपरेशन कैसे बनाने का। मैं भूल गया, तुम मुझे मदद करो कि अपना जो फाइनल अकाउंट्स है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स ऐसा वर्ड हम बोलते हैं, तो उसके अंदर कितने अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं? पहले क्या आता है? कल मेरे ख्याल से मैंने बोला था, देयर इज अ पर्टिकुलर शेड्यूल, उसका पार्ट 1 टॉक्स अबाउट बैलेंस। कंपनी के लिए हमेशा पहले क्या? बैलेंस, बाद में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब तुम एनुअल रिपोर्ट देखने को जाओगे ना कंपनी का, तो उसके अंदर भी पहले तुमको दिखेगा बैलेंस शीट, बाद में देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू विल नेवर गेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाद में बैलेंस शीट वाला लॉजिक किसके लिए? प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म के। यहाँ पे हमेशा पहले क्या बनेगा? बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों सब चीजें क्या रहेगा? स्टेटमेंट्स ही रहेंगे, मतलब टी फॉर्मेट यूज करने का नहीं है। मुझे याद नहीं अमाउंट के कितने कॉलम रहते हैं? 2 कॉलम रहते हैं। पहला कॉलम कौन सा रहता है और बाद में का कॉलम कौन सा रहता है? मतलब आउटर कॉलम टॉक्स अबाउट एंड इनर कॉलम टॉक्स अबाउट। उसके पहले एक कॉलम रहता है, उसका नाम रहता है नोट नंबर, उसके पहले रहता है पर्टिकुलर, उसके पहले रहता है तुम्हारा नंबर, बाकी कुछ नहीं रहेगा तो भी ठीक है। मुझे याद नहीं बैलेंस शीट के कितने पार्ट रहते हैं? 2। साइड साइड में रहते हैं कि ऊपर नीचे रहते हैं? ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या रहता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज नाम का जो पार्ट रहेगा, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? बाद में क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बाद में क्या आता है? सबसे लास्ट में क्या आता है? ये मोटा मोटा नाम है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आने वाली है, तो छोटी छोटी चीजें बाद में याद करेंगे। देखो मत फन करो, याद करने की कोशिश करो। नहीं याद आया तो भी चलेगा, दैट इज ओके फॉर अस। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में याद आना चाहिए, और एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली ओपन करना अलाउड नहीं, मालूम है ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोला हमने? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर क्या आया? बाद में क्या आया? बाद में क्या आया? लास्ट में क्या आया? फिर कौन आएगा? नहीं, टोटल आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में कौन आएगा? नॉन करंट एसेट्स के बाद में कौन आएगा? सिंपल। अब चलो अंदर का चीज क्या याद करने का कोशिश करेंगे। याद नहीं है तो टेंशन मत, लेकिन याद तो करने का कोशिश करें। पहले कौन आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर का शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले उसके अंदर कौन सा कैपिटल रहेगा? ऑब्वियसली इक्विटी कैपिटल भी रहेगा और प्रेफरेंस कैपिटल भी रहेगा। उसके बाद में क्या आएगा? और उसके बाद में क्या आएगा? शेयर वारंट्स। शेयर वारंट और शेयर कैपिटल को मिक्स करने का कि नहीं करने का? नहीं, शेयर कैपिटल अलग रखने का, क्योंकि इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और शेयर वारंट्स आर बेयरर डॉक्यूमेंट्स। नॉन रजिस्टर्ड सुनने का अच्छा लगता है, बेयरर बोलेगा ऐसा लगता है कुछ तो अलग। हमेशा याद रखो, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कैसे बात करने का, टेक्निकल टर्म्स यूज करने का, तो रहेगा सिंपल चीज, लेकिन बताने का ऐसा कि उसको लगा रही कुछ तो है कर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इफ यू से रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, दैट मींस यू आर स्पीकिंग लाइक अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ऐसा करेगा तो उसको नॉन लगाएगा तो अपोजिट हो जाता है, ऐसा नहीं कंसीडर करने का। एंड सेकंड पार्ट, बेयरर का दूसरा भी कुछ अलग अलग मतलब होता है। द मोमेंट यू से ओनली नॉन रजिस्टर्ड, तो यू मे आल्सो स्पेसिफाई दैट, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस रह सकता है। तो मोमेंट यू से बेयरर, दैट मींस यू आर क्लैरिफाइंग द फीचर। द फीचर इज दैट द डिलीवरी इटसेल्फ is going to transfer the ownership. The holder of the certificate, that holder of the warrant will be considered as the owner of the warrant. तो नाम ऐसे यूज करना है कि जिसकी वजह से सुनने वाले को फट से समझे कि इसमें कुछ तो स्पेशलिटी है। इधर जो फीचर्स थे वो एब्सेंट रहेंगे तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है। इसके वाले फीचर्स अलग है, इसके वाले फीचर्स अलग है। दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फीचर्स, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फीचर्स, दैट्स व्हाई द नेम इज डिफरेंट। सगळ्यांना समझ में क्या सांगितलं? नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद में कौन आएगा?
पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमेशा हर कंपनी के बैलेंस शीट में रहेगा कि ये रेयरली रहने का चांसेस है? वेरी रेयर सिचुएशन वेयर द कंपनी हैज गॉन फॉर एफपीओ और आईपीओ एंड दैट इज कोलाइडिंग विद द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड दैट प्रोरेटा, नहीं तो क्या तुम्हारा लॉटरी, नहीं तो लॉटरी कम प्रोरेटा में अभी तक टाइम लगने वाला है, तो देन दैट पर्टिकुलर थिंग विल हैपन। उसके बाद में कौन आता है अगला पॉइंट? नहीं, मुझे सुना नहीं दिया। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा फिर सबसे पहले? लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब उसके अंदर डिबेंचर्स भी आएगा, बैंक लोन्स भी आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। बाद में क्या आएगा? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या? कल मैं तुमको बोल के रखा था कि इनकम टैक्स का प्रॉफिट और अकाउंट्स का प्रॉफिट दोनों अलग अलग रहते हैं। देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच इज कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस, और वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि अकाउंट में इस साल आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, सॉरी इनकम टैक्स में इस साल आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, लेकिन अगले साल या फिर 5 साल के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, तो इसके लिए हम क्या करके रखते हैं? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। देयर कैन आल्सो बी डिफर्ड टैक्स एसेट। डिफर्ड टैक्स एसेट इज अ करंट एसेट का नॉन करंट एसेट? आर यू श्योर? सो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज आल्सो नॉन करंट लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एसेट इज आल्सो नॉन करंट। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आएगा? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। बाद में कौन आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग दोनों सेम रहता है क्या अलग अलग रहता है? जिसका बिल आ चुका है लेकिन पे करने का बाकी है वो, जिसका बिल आने का बाकी है और हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट इज एस्टिमेटेड, का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट इज एक्चुअल, और प्रोविजन का अमाउंट इज क्लियर। एनी डिफिकल्टी? मोर नियर टू एक्यूरेसी, बट देन देयर इज नो गारंटी दैट यही रहेगा, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। समझा? प्रोविजन किस पर्टिकुलर कंसेप्ट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है? अकाउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट कैसे प्रोविजन क्रिएट करना कंपलसरी हो जाता है? कंजर्वेटिज्म तो है ही। अक्रूवल क्या बोलता है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन दे अक्रू। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देखने का है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड यस, कंजर्वेटिज्म इज आल्सो देयर because conservatism tells you always anticipate your expenses and losses, never anticipate your incomes and gains. Then comes the next part. We are going to go for current liabilities. Current liability में सबसे पहले कौन आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बाद में कौन आएगा? ट्रेड पेबल्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग म्हणजे काय? बैंक ओव्हरड्राफ्ट असू शकता है किंवा मग काही टेम्पररी छोटी मोटी लोन्स इथे असू शकतात, सो दैट विल बी कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद में इट मे बी लोन फ्रॉम डायरेक्टर, टेम्पररी पर्पस के लिए हुआ रह सकता है, ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड देयर। क्यों? कंपनी के बैंक अकाउंट में, छोटा कंपनी है अपना, कंपनी के बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम थोड़ा कैश शॉर्टफॉल आया, डेटर्स कैसे पैसा कलेक्ट करने को टाइम लग रहा है, तो डायरेक्टर ने बोला ठीक है मैं तो पैसा दे के रखता हूँ कंपनी को, बाद में मुझे वापस दे देना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए, लेस देन 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर। ठीक। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में क्या आएगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बेसिकली फॉर गुड्स, ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से होने वाला क्रेडिटर्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में कौन आएगा? अदर करंट। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। म्हणजे लॉजिक काय लक्षात ठेवायचं? वेदर इट इज नॉन करंट लायबिलिटीज किंवा करंट लायबिलिटीज, प्रोव्हिजन्स नेहमी त्यातला सगळ्यात शेवटचा पार्ट असतो, कारण की बाकी सगळ्या गोष्टी कुठल्या आहेत? कन्फर्म आहेत, आणि प्रोव्हिजन कुठली आहे? एस्टिमेटेड आहे. एस्टिमेशन इज लास्ट. सगळ्यांना समजतंय काय सांगितलं ते? फॉर्मेट लक्षात ठेवायचे, काय टेक्निक्स लक्षात ठेवा, दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद में कौन आ जाएगा बताओ? एसेट्स. उसमें कौन आएगा? नॉन करंट. उसमें कौन आएगा? पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बाद में कौन आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. उसके बाद में कौन आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स. बाद में क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. बाद में कौन आएगा? सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. और बाद में कौन आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट. और सबसे लास्ट में कौन आएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स इफ एनी, अगर कुछ रहेंगे तो. सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिया ना हमने, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स करके कंसिडर कर रहे हो. लॉन्ग टर्म लोन्स किसको आए? लॉन्ग टर्म लोन्स आर बेसिकली फॉर बैंकिंग कंपनीज. हाँ ठीक है, ओके ओके. उत्तर में कौन आएगा? नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा. अरे गांव के लोग, हम लोग नॉन करंट एसेट्स के अंदर का पहला पार्ट पूरा खत्म करिए. अभी आगे के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बाद में डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स. या नो प्रॉब्लम. बाद में कौन आएगा तुम्हारा? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में कौन आएगा? नहीं सुनाई दिया. करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में फर्क मालूम है ना क्या है करके? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने 2 तरीके का बोला था. कौन सा बोला था? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड दूसरा वाला फॉर ट्रेडिंग. ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, कि अपना ट्रेडिंग ठीक से होना चाहिए, इसके लिए अपने को गवर्नमेंट के पास नहीं तो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के उसको डिपॉजिट रखना पड़ता है,
और मे बी सम लाइसेंसेस एक्सेट्रा आर परचेज, दैट विल बी कंसीडर्ड देयर। ओके, बाद में कौन आएगा तुम्हारा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब क्या है? स्टॉक। कितने टाइप का स्टॉक रहता है जनरली? 3 टाइप का। कौन सा रहता है? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश। बाद में कौन आएगा? ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्या? डेटर, सन्ड्री डेटर्स। बाद में कौन आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाद में कौन आएगा? और सबसे लास्टली कौन आएगा? मतलब करंट एसेट्स, और सॉरी एसेट साइड में क्या रखने का हमेशा है? लास्ट में कौन है? अदर नॉन करंट, अदर करंट, वो सबसे लास्ट में रहेगा। ओके, और ये जो है ना पहला पॉइंट, ये नॉन करंट एसेट में ए पॉइंट जो है उसके अंदर पीपीई, इंटेंजिबल कैपिटल, डब्ल्यूआईपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बी पॉइंट में तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और सी पॉइंट में तुम्हारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स है, और सबसे लास्ट में फिर तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्टली कौन आएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, वो उसका जो नंबरिंग किया हुआ है एबीसीडी, वो भी अपने को याद रखना है। यार मैं क्या बोल रहा हूँ? और सर मैं ऑर्डर को थोड़ा ऊपर नीचे किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज द फॉर्मेट गिवन बाय कंपनीज एक्ट, तो ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। सर हमारा खुद का एक कंपनीज एक्ट, एम्बिशंस कॉमर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का एक कंपनीज एक्ट बनाता है, दैट्स नॉट अलाउड, दिस इज द लॉ, यू कैन चेंज द लॉ। रीजन इज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हेल्प द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गो फॉर कंपैरिजन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमने ऊपर लिखा नीचे लिखा तो रीडर बोलेगा अरे यार ये ऊपर नीचे किधर क्या है, कैसे समझे? उसका काम बढ़ाने का नहीं अपने। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट शुड बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग, दिस इज अ टेम्पलेट, वी कैन नॉट चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैंडेटरी है, याद रखना। सर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा ना, समझता है, भावना पहुंच लिया, नहीं पहुंचता। अपने को भावनाओं को पहुंचाने का नहीं, अपने को इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रॉब्लम परसों हमने देखा था, 1 और 2 सरनेम कैसा था? CHAUDI के है कि CHOUD? बराबर। तो क्लास के डेटा में क्या था आपका? AUD था, आपने यहाँ पे OUD डाला हुआ था, आपका कुछ तो डबल डी के सिंगल डी। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में गड़बड़ हो जाता है इन दैट केस। एक सिंपल चेंज इन अल्फाबेट कैन आल्सो चेंज द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही चेंज करोगे आप लोग, व्हिच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ऑर्डर इज नॉट टू बी चेंज। तो ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? अगर 5 बार लिख के रखोगे तो भी अच्छी बात, 10 बार लिख के रखो तो भी अच्छी बात। कल मैंने बोल कर रखा था, अभी अपने शरीर के अंदर क्या रहना चाहिए, खून के अंदर क्या रहना चाहिए? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और फॉर्म। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट। फिर शेयर कैपिटल का डिस्कशन करके हो गया था अपना। रिजर्व्स एंड सरप्लस फटाफट से देखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फॉलोइंग सबहेड्स: कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, surplus, the balance as per profit and loss statement, and other reserves specify the nature and purpose. पहला कौन सा है? कैपिटल रिजर्व। What is the meaning of capital reserve? The reserve which is created on account of profits which are of capital nature. I repeat, reserves which are created on account of profits which are of capital nature. Simple example of capital reserve is, let us take an example. If I have purchased, मेरे ख्याल से example मैंने क्लास में इसके पहले भी दिया था. If I have purchased 200 मछली of rupees 1 lakh and its WDV as on today is rupees 30,000, it means depreciation which is already charged is rupees 70,000. सेकंड कहते हैं क्या निकले थे? अरे कैटरी सांगा। तो उसको अगर मैंने आज बेच दिया और बेच के मुझे मिला कितना? 50,000, तो प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? ये 20,000 का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करने का? P&L अकाउंट के कैपिटल रिजर्व। It should be transferred to P&L account because it is nothing but reversal of depreciation. समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? आपने सोच डिप्रिसिएशन कैसा रहता है? एस्टिमेटेड बेसिस पे रहता है। एसएलए आरबीआई अल्टीमेटली क्या रहता है? एस्टिमेशन रहता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि भैया शायद इतना डिप्रिसिएशन हुआ रहेगा, लेकिन जब एक्चुअली बेचने को गए तब अपने को समझा कि इतना डिप्रिसिएशन हुआ ही नहीं। तो हमने इसके पहले जो P&L अकाउंट को डेबिट करके रखा है अलग अलग सालों में, जिसका टोटलिंग 70,000 हो चुका है, जिसकी वजह से P&L अकाउंट अपना 70,000 से डेबिट हो चुका है, शायद वो ज्यादा डेबिट हो गया था, उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। वो अलग अलग सालों में तो नहीं जा सकता है, तो ठीक है करंट ईयर के P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दो 20,000। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट सेम सिचुएशन 1 लाख रुपीज का एसेट है, 30,000 का WDV है एंड इट इज सोल्ड फॉर 1,10,000। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1 लाख रुपीज का एसेट था, कॉस्ट था, WDV उसका 30,000 था, मतलब 70,000 का डिप्रेशन राइट ऑफ करके हो चुका था, और अभी हमने उसको बेच दिया। कितने बेच दिया? 1,10,000। हाउ मच इज द प्रॉफिट? 80,000 is the profit, which is to be divided into 2 parts, 70,000 and 10,000. 70,000 should be transferred to P&L account because it is reversal of depreciation, and 10,000 should be transferred to. It's an appreciation in the asset. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So capital reserve is a capital profit. This is not a profit because of your trading activities.
आपने अपना ट्रेडिंग ठीक से किया, इसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ा हुआ नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? What idea what I'm trying to specify? So capital reserves are basically for capital profits. Capital profits which arise on account of very special situations. They are not recurring in nature. There is no guarantee that they will happen every time. तो कभी कभार हो सकता है, हो जाए तो इन दैट केस उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना गलत बात है। इस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर्स का मन करेगा कि हमको डिविडेंड दे दो। हम उनको बोलना पड़ेगा सॉरी, डिविडेंड किसमें से? आपने जिस चीज के लिए पैसा दिया था वो चीज हमने ठीक से किया और उसमें से प्रॉफिट कमाया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आपने जिस किसी ने पैसा दिया ही नहीं था, ये विंडफॉल गेन अपने को हुआ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इस प्रॉफिट में से डिविडेंड एंजॉय मत करो, ये प्रॉफिट को साइड में रहने दो। कल अगर कुछ और डिफिकल्टी आया तो इन दैट केस अपने, वैसे भी ये होगा नहीं होगा अपने को पता ही नहीं था, हो चुका है तो रहने दो, अभी नहीं हुआ ऐसे ही समझो। अपना जो हमेशा काम चलता है उसमें हम एफिशिएंसी रखाएंगे, उसमें प्रॉफिट लाएंगे, उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक्स्ट्रा वाला रहने दो कंपनी के पास सर, लेकिन कंपनी हमारा दैट इज ओके, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट इज सपोज टू हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन रहता है, ऐसा बोल के परपेचुअल सक्सेशन आता नहीं। परपेचुअल सक्सेशन रहता है तो उसको मेंटेन करवाने के लिए तुमको काम करना पड़ता है। अभी जो क्रेडिट स्विस बैंक बंद पड़ गया, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला था, कभी चालू हुआ था? 1856। 1856 मतलब कभी अपना 1857 का म्यूटिनी हुआ था। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका 1 साल पहले का बात है, वो इतना पुराना बैंक है, तो 156 साल के ऊपर आगे चला गया लगभग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इतना लंबा ड्यूरेशन है, फिर भी अभी अल्टीमेटली बंद पड़ गया। क्यों? बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट मैनेजमेंट डिफिकल्टीज व्हिच टुक प्लेस इन बिटवीन, मेनी मिस्टेक्स दे हैव डन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अपने को याद रखने का कि कभी कभी अपने को कुछ विंडफॉल गेन मिल जाएगा, लेकिन इमीडिएटली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का, क्योंकि आगे चल के डिफिकल्टी आया तो अगले मैनेजमेंट के पास ताकत रहना चाहिए फिर से एक बार उस डिफिकल्टी में से कंपनी को बाहर निकालने के लिए। आज जो मिल गया सब कुछ खा लेंगे तो नहीं चलता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने काम का जो अपने को फायदा होगा वो खाने का, जो अपने काम का फायदा है ही नहीं उसको खाने का नहीं। Is it clear to all of you? So that's a very simple principle to be followed even in personal life. ये तो आर्टिफिशियल पर्सन, इसको तो अपने को मैनेज करना ही पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड वन कौन सा तुम्हारा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगले साल सीए इंटर में आपको मैं टॉपिक सिखाने वाला हूँ, उसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तब ये पॉइंट आएगा जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है। और अभी मैं तुमको बोला था कुछ तो चीज, जूनियर एंड सीनियर, यू टेल मी, कंपनी जिंदा है, आउटसाइडर्स अभी भी जिंदा है, उनको अभी तक पैसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा दे दिया। इट इज एज गुड एज हमने बाहर वालों को खाना देने के पहले घर के लोगों को खाना देना चालू कर दिया। उनको बोला ठीक है आपका भी पैसा वापस, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो टेल मी, आउटसाइडर्स को ठीक लगेगा कि आउटसाइडर्स को डिफिकल्टी होगी? हमारा पैसा पेंडिंग, हम आउटसाइडर है और उनका पैसा पहले कैसे दे दिया? तो इन दैट केस कंपनी बोलते ठीक है ऐसा करना अलाउड है, इनफैक्ट हमने वो फोर्स किया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट हैव परपेचुअल लाइफ, इक्विटी शेयर्स विल हैव परपेचुअल लाइफ, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट हैव परपेचुअल लाइफ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैक्सिमम लाइफ इज 20 इयर्स एंड कभी कभी एक्सटेंड करके 30 इयर्स रहेगा, वो सब डिटेल्स अगले साल सिखाऊं। तो इन दैट केस उनको वापस करना पड़ता है पैसा। पैसा वापस करने का प्रॉब्लम आया तो डिफिकल्टी क्या आएगा? अभी आउटसाइडर्स बोलेंगे हमको तकलीफ दिया, कंपनी से बोलेगा तकलीफ दिया हुआ नहीं है, हमने बोला वैसा फॉलो किया है। तो आउटसाइडर्स बोलेंगे यार मतलब आपने कानून ही बना लिया हमको फंसाने का, ऐसा नहीं चल सकता है। तो कानून बोलते हैं टेंशन मत लो, हमने एक नया सिस्टम बना के रखा हुआ है, प्रेफरेंसेस को रिडीम करने का है ना, तो हमने बोला इसके लिए है ना, लेकिन आउटसाइडर्स को तकलीफ देने का नहीं है ना, तो फिर कंपनी ने क्या करना पड़ेगा? नया प्रेफरेंसेस लेके आना पड़ेगा, फिर पुराने प्रेफरेंसेस को वापस करना। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 साल के ऊपर कंपनी के अंदर पकड़ के नहीं रखने का। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू देम। तो उसका डिविडेंड का रेट भी फिक्स्ड है और ऊपर से वो डिविडेंड है, इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब कंपनी को लॉस हुआ तो नो डिविडेंड। एक तो फिक्स्ड, ऊपर से नो गारंटी और ऊपर से नो वोटिंग राइट्स। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर से बहुत बदतर सिचुएशन है और डिवेंचर होल्डर से भी बदतर सिचुएशन है। डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट रहता है, लेकिन उनको एक स्पेशलिटी रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, फिर भी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उनको भले ही फिक्स्ड है लेकिन फिर भी गारंटी है, कंपनी को फायदा हुआ नुकसान हुआ तो भी मुझे पैसा मिलेगा। इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स नहीं है लेकिन वोटिंग राइट्स है और बाद में जो भी कुछ बचेगा सब उनका ऐसा बोला हुआ है। और प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या बोला? वोटिंग राइट्स नहीं है, फिक्स रेट है लेकिन गारंटी नहीं है। तो इसका भी वर्स्ट पार्ट उसका भी वर्स्ट पार्ट उनको पकड़ के रखा हुआ है प्रेफरेंस होल्डर्स को। इसके लिए कंपनी बोलते हैं प्रेफरेंस होल्डर को हमने क्रिएट करके दिया कि बाबा ऐसा शेयर कैपिटल आप इशू कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को हम लोग हमेशा खड्डे में डालेंगे। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल होल्डर की जिंदगी मैक्सिमम 20 साल का पकड़ के रखेंगे, 20 साल का वापस करना ही पड़ेगा। तो ये पुराने प्रेफरेंशियल होल्डर को वापस करने के लिए क्या करो, नए प्रेफरेंशियल होल्डर को लेके आ जाओ। नहीं सर हमको नया प्रेफरेंस इशू नहीं करने का, तो नए इक्विटी शेयर होल्डर को लेके आ जाओ, इक्विटी शेयर्स को। नहीं सर हमको नया इशू ही नहीं करने का, तो ठीक है, तुम्हारे पास जो खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तुम्हारे पास जो खुद का जनरल रिजर्व है, जिसमें से तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वो डिविडेंड को अब तुम डिक्लेयर नहीं करोगे ऐसा बोलो, क्योंकि तुमने आउटसाइडर का पेमेंट करने के पहले प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट किया हुआ। तो तुम्हारे पास और एक इनसाइडर बैठा हुआ है, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। वो अभी भी खाना खा सकता है, कौन सा, जनरल रिजर्व एंड पी&एल अकाउंट, उसमें से डिविडेंड खा सकता है। मतलब इनको बोला तुमको पैसा नहीं दूंगा, प्रेफरेंस होल्डर को बोला तुझे तेरा पैसा दे दूंगा कैपिटल का, और इक्विटी शेयर होल्डर को बोला तू डिविडेंड ले। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, सारा का सारा डिविडेंड ले ले, प्रॉफिट पूरा पूरा खत्म कर ले, और बाद में कंपनी को डिफिकल्टी आया तो कंपनी का पैसा ही कम पड़ेगा आउटसाइडर का पेमेंट करने के लिए। तो बोलते ठीक है प्रेफरेंस होल्डर को पैसा देना है ना, दे दो। नया प्रेफरेंस शेयर लाओगे अच्छी बात, नहीं लाने का अच्छा ठीक है जाना दो, नया इक्विटी शेयर लेके आओ, वो भी नहीं लाने का अच्छी बात। फिर एक बात याद रखो, फिर तुम्हारा खाना तुमको कम करना पड़ेगा। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद का पी&एल अकाउंट और खुद का जनरल रिजर्व के ऊपर एक टैब रखना पड़ेगा कि भाई इसमें से अभी मैं पैसा यूज करने वाला नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, डिविडेंड देने वाला नहीं। कंपनी बोलते हैं ठीक है सर हम ऐसा करेंगे, आपने बोला वो याद रखेंगे। याद मत रखो, बैलेंस शीट में दिखना चाहिए तुमने ऐसा किया हुआ है करके। तो देयर इज अ स्पेशल रिजर्व, उसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। पी&एल अकाउंट से पैसा हटाओ और सीआरआर में डाल दो, जनरल रिजर्व से पैसा हटाओ और सीआरआर में डाल दो। हाँ सर सिक्योरिटी स्वीम से पैसा हटाता हूँ और सीआरआर में डालता हूँ, नहीं वो नहीं चलेगा। पी&एल अकाउंट नहीं तो जनरल रिजर्व, द रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसमें से ये सीआरआर क्रिएट करना अलाउड है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सीआरआर इज अ स्पेशल रिजर्व, इट इज अ लीगल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, इट इज क्रिएटेड ओनली इन स्पेशल सिचुएशंस, it is created when the company is redeeming the preference shares without issuing fresh preference shares, without issuing fresh equity shares, then it is required to create CRR। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा, सिक्योरिटी स्वीम। ये तो तुमने शायद सुना रहेगा। सिक्योरिटी स्वीम क्या रहता है, जब इशू ऑफ शेयर्स इज एट हायर देन द फेस वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम वैल्यू, दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई बोलता है शेयर प्रीमियम, कोई बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम। द प्रेफर्ड वे इज सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रेफर्ड एक्सप्रेशन इज सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वैसा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ कंप्लीट स्टैट्यूटरी थिंग। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लिमिटेड। सीआरआर का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसका रिक्वायरमेंट्स काफी कम है, बट वो भी वही लॉजिक है, डिवेंचर्स को तुम पैसा देने वाले हो तो उसकी वजह से सर तो आउटसाइडर्स का पैसा है ना, आपको क्या टेंशन आता है। बोलता नहीं वो अच्छी बात है, आउटसाइडर का पैसा है वो पहले ही देना पड़ता है और हम पहले ही दे रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते कंपनी को पूरा डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। और आउटसाइडर का पैसा है, जब आपने वो लिया हुआ है तब आपको ऑलरेडी मालूम है किसको वापस करने का। जिस तरह से प्रेफरेंस का लाइफ 20 साल का है, उस तरह से डिवेंचर्स का लाइफ 10 साल का है। यू कैन नॉट इशू डिवेंचर्स बियॉन्ड 10 years लाइफ। तो मतलब जब इशू किया तो पता है कि ये पैसा 10 साल के बाद में वापस करने का ही, तो 10 साल के बाद तुमको जाग आया सर पैसा वापस करने का, चलो फिर से क्या करो, अच्छा फिर लैंड को बेच दो। अरे फिर कंपनी कैसे चलेगी। वही प्रॉब्लम अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में होता था, अगर याद रहेगा तो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। उससे अच्छा क्या करो, फिर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करके रखो। हर साल अपने शेयर होल्डर को बोल के रखो कि भैया प्रॉफिट है, डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन नहीं आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डिवेंचर का पैसा उठाया हुआ है और वो पैसा वापस करने का जिम्मेदारी है बाद में। तो थोड़ा अभी प्रॉफिट हुआ रहेगा तो भी एंजॉय मत करो, थोड़ा साइड में निकाल के रखते हैं पिगी बैंक। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। बाद में अपने को पैसा लगेगा तो अपने पास पैसा रहना चाहिए। सो दैट इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बट उसका रिक्वायरमेंट एकदम स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा सीआरआर का रहता है। इसका थोड़ा छोटा रिक्वायरमेंट रहता है और ये एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सीआरआर इज वन टाइम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट एवरी ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट ओनली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और डीआरआर जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर साल जैसे डिवेंचर इशू किया वैसे हर साल तुमको थोड़ा 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 अमाउंट साइड निकाल के रखना पड़ता है, वो भी तुमको अगले साल सीखने का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। sometimes land or building is purchased in the past, maybe 20 years back, 25 years back, 30 years back, 100 years back वगैरह वगैरह। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो by default it is held up to maturity, not held for the purpose of market। so बेचने तो है नहीं अपने, let me see to be recorded at which price, cost price। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस तो 100 साल पुराना है सर,
आजकल वो जगह का कीमत पागल जैसा बढ़ गया। बैलेंस शीट देखा तो लोगों को क्या लगता है अपने पास 1 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग किधर का है? वो प्रभात रोड कैसे, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इतना बड़ा है कि तभी 1 लाख रुपए मतलब आजकल का शायद 50 करोड़ रुपए रहेगा सर। तो वो 1 लाख दिखता है, एक्चुअली हमारा बैलेंस शीट केवल 50 करोड़ है इन रियलिटी। किसी को लगेगा कि ये कंपनी बहुत छोटा कंपनी करती है, इन रियलिटी आवर कंपनी हैज ग्रोन बिग एंड एट द सेम टाइम आवर एसेट बेस इज आल्सो वेरी बिग। वी आर नॉट हैविंग लैंड एट सम रिमोट लोकेशन समवेयर इन सम विलेज, वी आर हैविंग लैंड एट अ प्राइम लोकेशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं बोलूँगा ठीक है सर, मैं क्या करूँ फिर? एडमिशन का डन किया था, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन इन द एसेट, तो हम लोग उसको कहाँ पे क्रेडिट करते थे? पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करते थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते थे? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का और रिवैल्यूएशन रिजर्व रेट होता है। सर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, वहां पे कहाँ पे ट्रांसफर करते थे मुझे याद नहीं आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? We were transferring it to P&L account, we were transferring to partners capital account. Partners capital. Whereas in company we are going to specify that ये हम लोग equity shareholder capital account में ट्रांसफर करने वाले नहीं। हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सेपरेट रिजर्व, उसका नाम क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो डाल दो ना P&L अकाउंट में, प्रॉफिट हो ही गया ना? नहीं। तूने बेचा है क्या? नहीं। मतलब कैश आया है क्या? नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर मत करो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो बाद में ऐसा लगेगा कि अरे प्रॉफिट है चलो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको कहाँ पे ट्रांसफर करो? सेपरेट रिजर्व, उसका नाम है रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सरप्लस द बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड अदर रिजर्व्स, प्लीज स्पेसिफाई द नेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया। चल आई गो अहेड। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर कौन कौन है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, टर्म लोन्स एंड डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, deposits, long-term maturities of finances, lease obligations, finance lease obligations, loans and advances from related parties and other loans and advances. Please specify the nature. सिंपल चीज है, अभी इसमें कुछ और बताने के लिए कुछ है नहीं, और अभी इसका ज्यादा जरूरत भी नहीं है अपने को, क्योंकि इसका सिर्फ ओरिएंटेशन है। अगले साल अपने को कंपनी फाइनल अकाउंट सीखने का है, तभी इसका डिटेल में और अलग अलग चीजें देखेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन लाइक ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। अपने पास एम्प्लॉइज है, अभी तो शायद आपने सुना भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम का बहुत सारा झगड़ा चालू था, और उन्होंने वो नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया अभी। दे हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक इज कॉल्ड ऑफ। आई नो, मैं पूछ नहीं रहा था, मैं बता रहा था। ठीक। सर जी मेरा रोज सुबह का 1 घंटा इसके ऊपर ही रहता है, आज क्या क्या हुआ नया चीज करके, अपने क्लास में क्या क्या बताना क्या नहीं करके। ओके चलो ठीक है। सो वेयर आई वाज, पेंशन ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के पास रहता है, उसको मैनेज करने का, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन। अभी अगले साल इनकम टैक्स में ये भी सब सीखने का है कि उसका कैसा ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के बुक्स में होता है और कैसा ट्रीटमेंट एम्प्लॉय के बुक्स में होता है, और इनकम टैक्स के उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा। सो रिमेंबर योर सिलेबस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू आर हैविंग स्टैमिना। ओके चलो ठीक है, लेट अस गो अहेड नाउ। तो उसके लिए हर महीने में एम्प्लॉय के पास से कुछ अमाउंट कट करके आता है, और हर महीने में एम्प्लॉयर खुद के पॉकेट से कुछ पैसा डालता है, और वो पैसा सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। फिर जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, नहीं तो एक्सपायर होगा, अगर रिटायर हुआ तो एम्प्लॉय को, और एक्सपायर हुआ तो उसके फैमिली मेंबर को, वो लमसम में पैसा देना पड़ता है। तो ये कब होगा पता नहीं है, रिटायर कब होगा वो पता है, बट कब मरेगा पता नहीं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? हम ऐसा बोल नहीं सकते कि तू कल जाने वाला है करके, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो धमकी दी ऐसा हो जाएगा उसका। सो द पॉइंट इज दैट वो चीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली एंड अदर प्रोविजंस इफ एनी। बाद में कौन है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर क्या क्या आएगा तुम्हारा? लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन है कि जो कभी भी रिपेबल होना करना पड़ सकता है, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यू डेट फॉर द सेम। प्रॉमिसरी नोट जैसा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉमिसरी नोट में रहता है ना, पेबल ऑन साइट, याद है क्या? पेबल ऑन साइट मतलब क्या है? फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, जब दे दूंगा तो भरना पड़ेगा करके, दैट विल बी कंसिडर्ड हियर। नेक्स्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, मतलब तुम्हारा डायरेक्टर्स है, नहीं तो शेयर होल्डर्स है, नहीं तो सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को लोन दिया, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया। रिलेटेड पार्टी करके एक सेपरेट पॉइंट है अपने को सीखने का बाद में अगले साल कॉर्पोरेट लॉ में, कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स तुम्हारे पास रहेगा तो तुम रिलेटेड पार्टीज बनते हो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स आर टेकन बाय द कंपनी। सर डिपॉजिट इधर भी है और इधर ऊपर भी है, लॉन्ग टर्म में इधर भी देखो, ऊपर ऊपर दिख रहा है क्या? इधर भी डिपॉजिट था, ये कौन सा था? लॉन्ग टर्म के अंदर का, और यहाँ पे दूसरा था लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड के अंदर, ई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर का भी फिर से बड़ा डिपॉजिट है। सो तो डिपॉजिट एक्चुअली ऊपर है कि नीचे है? दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द डिपॉजिट। इफ द डिपॉजिट इज ऑफ 6 months इट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इफ द डिपॉजिट इज मोर देन 12 months, क्योंकि डिपॉजिट का मिनिमम ड्यूरेशन 6 months का रहता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 36 months का रहता है, तो 36 months का डिपॉजिट रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ?
वो शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म में चेक करने का बैलेंस शीट बनाने के टाइम, तो अभी और इसका मैच्योरिटी पास आएगा, मैच्योरिटी लंबा है, 12 महीने से ऊपर रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, 12 महीने से अंदर रहेगा तो नीचे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, प्लीज स्पेसिफाई द नेचर। बाद में आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर कौन है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट स्लैश एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। जब मैं स्टूडेंट था तभी इसमें स्पेशलिटी रहता था, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू रहेगा तो बोरोइंग के अंदर ऐड करने का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और अक्रूड बट नॉट ड्यू रहेगा तो उसको करंट लायबिलिटी में कंसीडर करना। कैसा अलग अलग पॉइंट्स रहता है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी सिंपल, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू रहेगा तो भी करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू रहेगा तो भी करंट लायबिलिटी। तो कैन एनीबडी विजुअलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू? यस टेल मी। वर्षात अक्रूड झाला पण आता पे नाही करत, नंतर पे करायचं, अक्रूड बट नॉट ड्यू करायचं, बट एंड ड्यू वुड बी लाइक इट हैज अक्रूड एंड इट इज आल्सो पेएबल. You are not near the same. You are just explaining in English what is written in short form. I want you to give me the example when it will happen. Interest dates are decided by the debenture issue. तो डिवेंचर जब इश्यू किया था ऐसा बोला जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट कब आएगा, इंटरेस्ट रेट में भी 30 सितंबर एंड 31 मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट देने वाली है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 30 सितंबर 31 मार्च मतलब देयर इज नो टेंशन, क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर भी बराबर 31 मार्च को खत्म होता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर जो 6 महीना हो गया, इंटरेस्ट पे कर दो, फिर 30 सितंबर में 31 मार्च आ गया, फिर से 6 महीना खत्म हो गया, इंटरेस्ट पे कर दो, और 31 मार्च को बैलेंस शीट बना दो। तो उस बैलेंस शीट में तुम्हारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होने का चांस ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 31 मार्च आने के बावजूद, बैलेंस शीट का डेट आने के बावजूद, कंपनी हैज नॉट मेड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्दो इट इज ड्यू। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? इट वाज ड्यू बिकॉज़ द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ डिबेंचर्स कि हम लोग कब इंटरेस्ट पे करने वाले, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तब ये पे करने वाले। लेकिन 31 मार्च आने के बाद कंपनी ने पे नहीं किया ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन, कंपनी के तो नाक कटी गई है क्योंकि उसने कमिटमेंट पूरा किया हुआ नहीं। लेकिन अभी नाक कट गई है, बताना पड़ेगा बैलेंस शीट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट स्टिल नॉट पेड, दैट्स व्हाट इज कमिंग अंडर करंट लायबिलिटी। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? अक्रूड भी हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है क्योंकि उसका ड्यू डेट 31 मार्च था। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? एंड देयर इज अ चांस दैट अ कंपनी may specify that we are going to pay interest on 30th June and 31st December. There is no compulsion that debenture interest should always follow financial year basis. समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? Company may specify that we are going to pay interest on every month basis or every quarter basis and quarter will be counted from this date. कुछ भी हो सकता है, तो मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली भी रह सकता है। Company is free to choose what is the way in which debenture interest will be paid. That will be mentioned in the prospectus. So if in the prospectus it is mentioned that interest is payable on 30th June and 31st December, that means accounting year is ending on 31st March. 31st March अभी एग्जांपल कंपनी ने 1 जैन को डिवेंचर इशू किया था, 1 जैन को इशू किया था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, इंटरेस्ट पे करने का जरूरत है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट कब आने वाला है, 30 जून को आने वाला है। 3 महीना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 3 महीने का इंटरेस्ट कंपनी के सिर पे चढ़ा कि नहीं चढ़ा? चढ़ा। अक्रू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बट ड्यू है क्या? क्योंकि ड्यू डेट क्या बोला है, 30 जून। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू व्हिच इज आल्सो करंट लायबिलिटी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? व्हाट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ड्यू मतलब क्या, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे रहता है कि नहीं, ये बिल पे का डेट क्या है, बिल आ गया रहता है, इमीडिएटली पे नहीं किया तो भी चलता है क्योंकि आगे उन्होंने बोल के रखा रहता है ड्यू डेट क्या है करके। सो ड्यू डेट इज द डेट ऑन व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे। आस्क योर फादर हाउ हिज सैलरी इज गेटिंग क्रेडिटेड। समटाइम्स द कंपनी में स्पेसिफाई दैट सैलरी कब ड्यू होगा, सैलरी विल बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ बट इट विल बी पेड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो देयर इज अ टाइम गैप व्हिच मे आल्सो बी इन्वॉल्व। तो सेम सिचुएशन हैपेंस। और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अपना अकाउंटिंग ईयर एंड इंटरेस्ट ईयर इज नॉट मैचिंग, एंड इफ इट डजंट मैच इन दैट केस ऑब्वियसली देयर विल बी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इफ इट मैचेस देन देयर शुड नॉट बी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि मैच हो रहा है परफेक्टली। फिर वहां पे आया तो क्या आ सकता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट स्टिल नॉट पेड, दैट्स व्हाट इज द करंट लायबिलिटी। अगर पे कर दिया रहेगा तो झंझट नहीं, फिर आएगा नहीं कुछ। गॉट द आइडिया? शैल आई गो अहेड? सगळ्यांना कळलं नक्की? आवाज में दम नहीं है? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? अनपेड डिविडेंड्स, सॉरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब अपने पास कुछ लोगों ने अपने को प्रीपेड दिया रहेगा तो
दैट विल बी कंसिडर्ड एज अवर करंट लायबिलिटी. अनपेड डिविडेंड्स, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे करना कंपनी के लिए कंपलसरी रहता है. देयर इज अ टाइम गैप व्हिच इज गिवन, तो वो फिर से बार अगले साल अपने को मिलेगा पढ़ने को कॉर्पोरेट लॉ में कि कंपनी किस तरह से डिविडेंड पे करती है, कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा उसको. तो देयर इट इज मेंशन्ड कि कंपनी जनरली 45 डेज के अंदर डिविडेंड पे करना पड़ेगा डिक्लेयर करने का. ये में एक बार डिक्लेयर करके हो गया, शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, तो बाद में मैक्सिमम 45 डेज कंपनी इज हैविंग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड. लेकिन वो डिविडेंड अभी प्रपोज डिविडेंड नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड बोलना पड़ेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. उसके बाद में एक अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो हमने बोला था प्रोरेटा नहीं तो लॉटरी, उसमें से कुछ लोगों का नंबर लग गया तो उनको शेयर अलॉट हो गया, कुछ लोगों का नहीं लगा तो पैसा अपने पास रखने का वापस करना पड़ेगा. कब वापस करेंगे? आराम से, इमीडिएटली. लेकिन करने का वाक्य 31 मार्च आ गया तो क्या बोलना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी. यू हैव टू पे एट द अर्लीस्ट, और उसके बाद का इंटरेस्ट भी वही पे ऐड कर देंगे. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा, अदर करंट लायबिलिटीज प्लीज स्पेसिफाई द नेचर. ये तो हो गया कौन अपना लायबिलिटी साइड. बाद में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अंदर सबसे पहले कौन है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, vehicles, office equipments and others. If you have seen a pattern, then on the liability side as well as on the asset side, the pattern is from non-current to current. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ठीक है, देखो from non-current to current. जो सबसे पहले आता है किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग के लिए, मतलब हेडिंग के अंदर भी देखो, पहले हेडिंग कौन सा था, शेयर होल्डर्स फंड, सबसे नॉन करंट है, और सबसे लास्ट क्या था, करंट लायबिलिटी. तो हेडिंग भी वैसे ही था, सबसे पहले कौन, नॉन करंट वाला, बाद में थोड़ा नॉन करंट वाला, बाद में कंप्लीट करंट वाला. एसेट साइड में वही है, पहले नॉन करंट एसेट बाद में करंट एसेट. और उस हेडिंग के अंदर जब तुम खेलने को जाओगे तो पहले कौन शेयर कैपिटल, बाद में कौन रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाद में कौन शेयर वारंट. यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? सो सब जगह पे बेसिक फ्लो क्या है, फ्लो इज ऑलवेज नॉन करंट टू करंट. सो इफ यू आर कंफ्यूज, सर मुझे ना याद नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट में लैंड ऊपर है कि बिल्डिंग ऊपर, सिंपल पूछो दोनों में से कौन लॉन्ग लास्टिंग है, लैंड इज लॉन्ग लास्टिंग, तो लैंड सबसे पहले आएगा. जिसका लाइफ छोटा है वो धीरे धीरे नीचे है, जिसका लाइफ सबसे लंबा है वो सबसे पहले आएगा. सो लैंड से थोड़ा कम लाइफ वाला लेकिन फिर भी सबसे लंबा लाइफ वाला कौन है, बिल्डिंग. बाद में कौन, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बाद में कौन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बाद में कौन, व्हीकल्स, और बाद में कौन, ऑफिस इक्विपमेंट. क्या तुम्हारा जेरॉक्स मशीन है, नहीं तो कुछ अलग अलग चीजें हैं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और सबसे लास्ट में अदर फिक्स्ड एसेट्स इफ एनी, इफ योर कंपनी हैज क्रेडिट. So understand the pattern, how to think about the presentation. Okay. Next part. A detailed report showing additions, disposals, acquisitions through the business combinations and other adjustments and amount related to depreciation, impairment losses, revaluation, etc. should be provided for each class of asset. मतलब हर एक class जो तुम्हारा ऊपर अलग अलग नाम लिखा है, land, building, plant equipment, furniture, fixture, vehicle, other office equipment and others. सब में तुमको क्या बोलना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, नया गर्मा गर्म ताजा कितना ऐड किया, मतलब एडिशन ड्यूरिंग द करंट ईयर, पर इस साल में कुछ बेचा क्या, फिर अभी कितना बच गया. 4 पॉइंट्स अलग अलग जगह पे रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशंस, लेस यूटिलाइजेशन और सब्ट्रैक्शन और सेल्स और डिस्पोजल, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्पोज हो गया, कुछ भी, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. और वो कॉस्ट का भी बताना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन का भी बताना पड़ेगा, फिर तुमको डब्ल्यूडी भी बताना पड़ेगा. मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन टॉपिक सीखा के हो गया, होने का बाकी. डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग का कितना मेथड्स रहता है, एक मेथड के दो मेथड्स, दो मेथड. पहला मेथड तुम्हारा 11वीं का मेथड है, सादा वाला मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट. और दूसरा मेथड कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो मैंने तुमको अभी क्या बोला, तुमको एसेट का ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशन लेस डिस्पोजल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस, करंट एंड डेप्रिसिएशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन व्हिच इज ऑन व्हिच एसेट इज सोल्ड, एंड लास्टली क्लोजिंग बैलेंस. बाद में ओपनिंग डब्ल्यूडी और क्लोजिंग डब्ल्यूडी दिखाना पड़ेगा. अभी ये सोचने के बाद आपके मन में क्या आता है, कंपनी कैन फॉलो फर्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग लाइक 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, कि कंपनी मस्ट फॉलो सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सेकंड मेथड कंपलसरी. यू कैन नॉट क्रेडिट डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. सगळ्यांना समस्या मी काय सांगतोय, इनडायरेक्टली अलग अलग चीजें अपने आप क्लियर होते जा रहा है कि कंपनी क्या क्या करती है. सेक्शन 129 ने फिर सेक्शन 128 को डिक्टेट कर दिया, दिमाग चला. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये चाहिए, और अगर ये चाहिए तो अकाउंट ऐसे बनाना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके. नेक्स्ट पॉइंट बोला, इफ एन एसेट इज बिकमिंग इट इज सफरिंग एनी एक्सीडेंट, तो इंपेयर हो गया. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों को क्या होता है, इंजरी होता है,
एसेट को इंजुरी नहीं होता है, एसेट को इंपेयरमेंट होता है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, brands and trademarks, computer software, mining rights, publishing titles, copyrights, patents and other intellectual property rights, services and operating rights. कोई बोल सकता है सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स मतलब क्या रहेगा? एनीबॉडी है कोई? माइका लाल नहीं तो लाली। बोला। वो है नीचे लाइसेंस, तुझे तुझे का लाइसेंस ही मिलता है। ये थोड़ा अपने को विजुअलाइज करने को डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग अभी तक 11वीं 12वीं के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आप में से अगर कोई कभी हाईवे पर से चलने वाले ट्रक को ठीक से देखता रहेगा तो उसके और पीछे कितना बार एनपी लिखा रहता है। एनपी मतलब क्या? नेट प्रॉफिट। एनपी मतलब क्या रहता है वहां पे? नेशनल परमिट। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? सो ये जो ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स यूज होते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक परमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द ट्रक्स ऑन डिफरेंट रूट्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो अब आपका ट्रक को अगर मैं बोला रहा है स्टेट परमिट मिलने वाला है, इन दैट केस यू कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। नेशनल परमिट मिला रहेगा, इन दैट केस यू कैन क्रॉस अक्रॉस ऑल द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स बट नॉट बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ इंडिया, दैट इज फॉर श्योर। तो ये क्या होगा? तुमको रूट परमिट्स मिला हुआ है, परमिशन टू ऑपरेट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। सेम थिंग हैपेंस फॉर इवन एयरलाइन कंपनीज। मैं बोलते चलो हम लोग अपना एक एयरलाइन कंपनी चालू करते हैं, अपना एक छोटा सा विमान चालू करेंगे, हम लोग छोटा सा एक ही विमान लेंगे। ऐसा है अमेरिका में वैसे एक दो एयरलाइंस है, इनका एक ही विमान। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? दे आर प्रोवाइडिंग प्राइवेट जेट सर्विसेज टू डिफरेंट पीपल। हम लोग चालू करेंगे अपना सर्विस, तो यहाँ से कभी दिल्ली, यहाँ से कभी कुछ ऐसा कुछ भी, किधर भी कुछ भी चालू करेंगे, बट वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर दैट टिकट। छोटा विमान है अपना, किसी को क्या शादी वादी को लेके जाने का रहेगा तो हमको बोल, हम कर देंगे। दैट्स नॉट डायरेक्ट है ना, आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ तक सर्विसेज देने वाले हो, कौन से रूट पे देने वाले हो। समझा मैं कैसे बोलो? बसेस का भी सेम सिचुएशन रहता है, एयरलाइंस का भी सेम सिचुएशन रहता है। यू हैव टू बाय द रूट परमिट्स कि मुझे मुंबई बैंगलोर का मिलेगा, कि मुंबई गोवा का मिलेगा, कि मुंबई दिल्ली का मिलेगा, कि क्या मिलेगा। अलग अलग सर्कल्स का उसके सबको परमिट्स मिलता है। So that is what is called as your service rights or operating rights. You are not allowed to operate in a particular thing. You are allowed to operate in a particular thing. उसके लिए तुमको गवर्नमेंट के पैसा भरना पड़ता है. It is more or less like license, but it is called as route permits. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? Next part, licenses and franchises, recipes or models or designs, formula and prototypes. Coca-Cola का रेसिपी समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वो लॉकर में संभाल के रखा हुआ है, किसी को नहीं मिलेगा वरा वरा करके, काइंड ऑफ थिंग। हमारा स्पेशल रेसिपीज है जो हमने डेवलप करके रखा है अभी, और किसी को यूज करना। नॉर सूप, क्या तुम्हारा मैगी वैगी डायरेक्टली यूज नहीं करने का, हमारा कॉपीराइट है उसके ऊपर ना, बट देन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल रेसिपी व्हिच वी हैव क्रिएटेड, और मॉडल्स और डिजाइंस और फॉर्मूले और प्रोटोटाइप्स एंड अदर्स, प्लीज स्पेसिफाई द नेचर। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, डिटेल रिपोर्ट शोइंग द एडिशन डिस्पोजल, वही जो अपना टेंजिबल के लिए था वही यहाँ पे भी आएगा। नेक्स्ट पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी तो ऊपर चला जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो नीचे कैसे आ गया इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी? कैन एनीबॉडी टेल मी? ट्रेडिंग कैसे कौन सा फॉर द पर्पस ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटी रहेगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा। मतलब हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको वो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए यूज करने का, उसमें हम काम करने वाले हैं। देन वी विल कॉल इट एज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन हमने लैंड एंड बिल्डिंग लेकर रखा, क्यों? अपने पास पैसा पड़ा था, अभी उस पैसे से हम शेयर्स परचेस कर सकते हैं, उस पैसे से हम लोग गोल्ड परचेस कर सकते हैं। हमने बोला नहीं जाना, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर सकते हैं, बाद में आराम से कभी ना कभी तो बेच देंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गाई नहीं अपने को बेचने, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट इमीडिएटली। इफ टुमारो सम कस्टमर्स कम, बोलेंगे नहीं हम लोग लेके रखेंगे, बाद में आराम से बेचेंगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर एनी पर्पस एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट इमीडिएटली आल्सो, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर हमको इमीडिएटली बेचने का तो नीचे जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट मतलब क्या? 12 महीने के ऊपर होल्ड करने वाले रहोगे तो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल पॉइंट है नहीं मुझे सिखाने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी समथिंग वेयर यू माइट हैव गॉट कंफ्यूज। बोलिए। दूसरा कंपनी से, यस, अपना कंपनी का प्रेफरेंस रहेगा तो ऊपर जाएगा ना शेयर कैपिटल में, लायबिलिटी में जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें आएगा कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाई द नेचर।
इट शुड ऑल्सो सब क्लासिफाई द फॉलोइंग थिंग्स, सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। मतलब हमने लोन दिया है और हमने जो लोन दिया उसके पहले अपने पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है, काहीतरी आपण गहाण ठेवून घेतलेलं आहे. तो अगर उसने लोन रिपे नहीं किया तो हम लोग उसको सिक्योरिटी को बेच के पैसा वसूल कर सकेंगे. दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड. और बाद में अनसिक्योर्ड बट दे आर कंसिडर्ड गुड. मतलब उसके पहले अपने पास कुछ सिक्योरिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिसको लोन दिया है वो सॉल्वेंट है, अपना पैसा वसूल हो रहा है. तो उसका क्लासिफिकेशन बना के दो. डोंट जस्ट टेल द टोटल बट आल्सो टेल द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम. ये क्या हो गया, मतलब डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट हो गया. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. और बाद में डाउटफुल कितना है वो सेपरेटली थर्ड बताओ. वो डाउटफुल सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड फर्क पड़ता नहीं है. डाउटफुल है तो सेपरेटली दिखाओ. सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, एंड बाद में डाउटफुल. तो अगर खराब होकर रहेगा तो बैड डेट हुआ रहेगा तो रखो ही मत एसेट में, फिर उसको राइट ऑफ ही कर दो. एसेट में कौन आएगा, जो अभी तक वसूल है. एक तो गारंटी वसूल होगा, नहीं तो डाउटफुल वसूल होगा, बट वसूल होने का चांसेस है, उसको हम लोग एसेट में रखेंगे. जो राइट ऑफ करना पड़ेगा वो तो राइट ऑफ ही कर देने का, यहाँ पे आएगा ही नहीं. करंट इन्वेस्टमेंट मध्ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, प्रेफरन्स शेअर्स, गव्हर्नमेंट ट्रस्ट सिक्युरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्युच्युअल फंड, पार्टनरशिप फॉर्म आणि अदर इन्वेस्टमेंट्स. ओके. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. इन्व्हेंटरीज मध्ये काय, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआयपी, स्टोर्स एंड स्पेअर्स, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स इन ट्रांजिट एंड अदर्स स्पेसिफाई नेचर इफ एनी. सर हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का थोड़ा सा स्टॉक रह गया तो अदर्स में आ सकता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. एक कौन है रॉ मटेरियल, मतलब क्या रॉ मटेरियल, वो तो सिंपल चीज है. डब्ल्यूआईपी मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी सिंपल चीज है. तीसरा कौन है, स्टोर्स एंड स्पेअर्स. आपण काय करतो, आपण मोबाईल फोन बनवतो. समजलं काय म्हणतो ते. आपण काय करतो, मोबाईल फोन बनवतो, तर त्याच्यासाठी जे रॉ मटेरियल लागतं ते रॉ मटेरियल असणार आहे, आणि ते जे मोबाईल फोन इन प्रोसेस आहेत ते डब्ल्यूआयपी असणार आहे. पण त्याच्याशी आपल्याला काही बाकीचे एक्स्ट्रा गोष्टी लागतात ज्या त्याच्यामध्ये किती लागतील सांगता येत नाही. समझ में क्या मतलब है. तो हम ज्यादा आगे रखते हैं. इन दैट केस वी कॉल इट एज स्टोर्स एंड स्पेयर्स. वो अलग अलग चीज के लिए लग सकते हैं. अनदर एग्जांपल, वी आर लेट अस से मैन्युफैक्चरिंग, वी आर लाइक बजाज. हम लोग क्या बनाते हैं, बजाज का तुम्हारा मोटर बाइक भी बनाते हैं, बजाज का रिक्शा भी बनाते हैं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो अपने को सब जगह पे स्क्रू नट बोल्ट लगेगा. स्क्रू एंड नट बोल्ट क्या है, ऐसा देखा जाए तो रॉ मटेरियल है, ऐसा देखा जाए तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, स्पेयर पार्ट्स. ओके. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. और कौन सा, तो तुम्हारा फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो गया, वो लूज टूल्स, हथौड़ी लगेगा, पाना लगेगा, अलग अलग चीजें, वो सब चीजें क्या तुम्हारा लूज टूल्स. लूज टूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट. लूज टूल्स आर कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स, दैट टू अंडर इन्वेंटरीज. क्योंकि मेरे ख्याल से एक बार वो इधर तो फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में 12वीं में इधर तो है, उसका डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला हुआ है, लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन. व्हिच इज एक्चुअली स्पीकिंग टेक्निकली रॉन्ग. लूज टूल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज करंट एसेट. उसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है. हाँ, लेकिन उसका राइट ऑफ हो सकता है. 2-3 पाना टूट गया, नहीं तो पाना खराब हो गया, अभी वो उसका जो दांत रहता है वो एकदम स्मूथ हो गया था, वो पकड़ते नहीं किसी भी चीज को. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. गुम हो गया तो राइट ऑफ. इसका डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता नहीं. We don't write it off as 10%, 10%, 10% every year. We just check the opening balance, we check the closing balance, difference is written off. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Then comes the next point. स्टॉक इन ट्रेड म्हणजे फिनिश गुड्स आहे. गुड्स इन ट्रान्झिट म्हणजे ते गुड्स जे आपण विकले होते पण अजून कस्टमरकडे पोहोचलेले नाही आहेत. And ownership is not yet transferred. Sale of goods act. Transfer of ownership is different from transfer of delivery of goods is different from transfer of ownership. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो ownership is still not transferred, ऐसा रहेगा. In that case, those goods are owned by us. If that is the case, they should be considered as goods in transit. Sometimes it may be goods in transit with the branch or goods in transit on case of consignment. हमने अपने ब्रांच को गुड्स भेजा हुआ है तो अभी तक वो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, इधर लोकेशन में ना उधर के लोकेशन में, बीच में ही रास्ते पे भाग रहा है इधर वो. क्लियर. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. और कौन सा था, अदर्स. प्लीज स्पेसिफाई नेचर. बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर कौन कौन आएगा, बैलेंस शीट विद बैंक्स. बाद में चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, मतलब चेक आया था लेकिन डिपॉजिट नहीं किया अभी तक बैंक में, हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, ड्रॉवर में रखा हुआ है, 4 दिन के लिए बैंक को छुट्टी था, तो बाद में डालेंगे तो, और तभी 31 मार्च आ गया, तब इसको क्या कैश बोलूं, नहीं. बैंक बोलूं, नहीं. तो क्या बोलूं, चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड. नेक्स्ट इज कैश इन हैंड एंड अदर्स. प्लीज स्पेसिफाई नेचर इफ एनी. ये कौन हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट. शेड्यूल का नंबर क्या था, 3. पार्ट का नंबर क्या था. अभी किसकी बात करेंगे, पार्ट 2. पार्ट 2 टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगेन कॉलम कौन से रहेंगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, बाद में नोट नंबर, बाद में करंट ईयर और बाद में प्रीवियस ईयर आउटर कॉलम में रहेगा. ऊपर हेडिंग क्या रहेगा, नेम ऑफ द कंपनी ऊपर आएगा. बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड सो अँड सो. सगळ्यांना कळतं मी काय सांगितलं ते. ह्याच्यामध्ये शब्दाचाही बदल करायचा नाही, जसं दिलं तसंच लिहायचं, बिकॉज दिस इज अ लीगल फॉर्मॅट. कंटाळा करायचा नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा काय घेतलं बघा, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, म्हणजे ज्याच्यासाठी बिझनेस चालू केला होता त्या ऑपरेशन्समुळे मिळालेला रेव्हेन्यू, दॅट विल बी कन्सिडर्ड हियर. सर आम्ही रद्दी विकली,
त्याचे पैसे मिळाले, तिकडे नका घेऊ, ते खालती घेऊ आपण त्याच्यावर. इकडे मेन सेल्स. सो अम्बिशन्स काय म्हणणार, कोचिंग फी असणार ते वरती कन्सिडर करायची, टेस्ट सिरीजची फी असणार ती वरती कन्सिडर करायची, कारण त्याच्यासाठी क्लास चालू केलेला होता. पण नंतर तुमच्या टेस्ट सिरीजचे पेपर इकडे ठेवले होते, तुम्हाला मार्क कळाले, तुम्हाला ते घरी घेऊन जायचे नव्हते, अशी भरपूर मुलं होती, त्यांचे टेस्ट सिरीजचे पेपर इकडे पडवून ठेवलेत. आता 12वीची एक्झाम पण झाली, मुलांचा सेंड ऑफ पण झाला, टाटा बाय बाय सी यू करून झालं, सर थैंक यू करके हो गया. अभी उसका क्या करने का, बोला लेके जाओ, नहीं सर रहने दो आपके पास ही, अभी हम यहाँ पर रख के क्या करेंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या कर देने का, बेच देने का, रद्दी आ गया, पैसा आ गया. शुड इट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? नो, उसका सेपरेट जगह रहेगा. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ज्या गोष्टीसाठी क्लास चालू केला होता किंवा ऍक्टिव्हिटी चालू केली होती किंवा बिझनेस चालू केला होता, त्याच्यामुळे मिळणारा रेव्हेन्यू विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, नेक्स्ट. अदर इनकम मतलब ये तुम्हारा भी यहाँ पे रद्दी वद्दी आ सकता है. क्लियर, अलग से दिखाओ, डोंट मर्ज इट. मैंने तुमको क्या बोला था, हमको इस तरह से इंफॉर्मेशन सिर्फ रिजल्ट बताने का नहीं है, बल्कि रिजल्ट आने के लिए क्या क्या हुआ था वो भी बताने का. रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अ पोजीशन टू सी द थिंग्स एज इफ ही इज सिटिंग इन द ऑफिस एंड ही इज टेकिंग पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. सो अदर इनकम अलग से दिखा दूं, सारा का सारा इनकम गड़बड़ गुंडा करके एक साथ दिखा दे, ऐसा मत करो. उसका क्लासिफिकेशन बता तो उसको समझेगा, अरे यार इस साल तो बाकी के एक्सपेंसेस में क्या है तुम्हारा. एक मिनट, यस, ये क्या फोन आया तो कभी कट हो जाता है. एक्सपेंसेस में कौन आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दोनों में क्या फर्क है, कैन यू टेल मी. थोड़ा दिमाग चलाओ, इंग्लिश है, इंग्लिश ज्यादा कुछ टफ नहीं. वरती आपण बघितलं स्टॉक होता की नाही, इन्व्हेंटरी. एक कोण होता, रॉ मटेरियल होता, एक कोण होता, WIP होता, मग स्टोअर्स अँड स्पेअर, मग लूज टूल्स, मग काय होता, स्टॉक इन ट्रेड. मग स्टॉक इन ट्रेड म्हणजे काय होतं, फिनिश गुड्स होते. आता ते काय म्हणतात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंझ्युम, त्याच्या खाली परचेस. म्हणजे कधी कधी असं असू शकतं, फक्त स्वतः जे गुड्स मॅन्युफॅक्चर करतात तर तुमची कंपनी बाकीचे गुड्स पण विकते आहे. समजतं मी काय म्हटलं ते. सो समजा जर का चितळेने असं ठरवलं की आमच्याकडे काय मिळेल, आमच्या स्वतःची बाकरवडी, बाकीच्या गोष्टी मिळतील, त्याच्याशिवाय तुम्हाला माहिती आहे बुधानीचे वेफर्स पण मिळतील. समझते मैं क्या बोल रहा हूँ. हम लोग को पोटैटो वेफर्स के पीछे नहीं लगेंगे, रहने दो, वो बुधानी का स्पेशलिटी है, वो रहने दो. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. सब चीज में हम लोग डालेंगे, हमारा प्रोडक्शन प्लान में अपने को बहुत सारा क्लासिफिकेशन करते बैठना पड़ता है, और उसके सब बेचा गया नहीं बेचा गया उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड वो झंझट नीचे. हमारा फोकस किधर है, बाकरवड़ी के ऊपर, हमारा फोकस किधर है, अंबा बर्फी के ऊपर, हमारा फोकस किधर है, हमारे जो बेसिक आइटम्स है उसके ऊपर. हमको इसमें रखने का नहीं, फिर कौन सा पोटैटोस परचेस करने का, किसका से परचेस करने का, उसका भाव क्या रहेगा, वो सब झंझट हम लोग नहीं करने का. हम लोग बाबा मिल्क वाले हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा कंसिडर करते हैं, वही करेंगे, बाकी सब नहीं करने का. तो उन्होंने बुधानी का भी गुड्स रखने का डिसाइड किया, बुधानी का पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. देन व्हाट विल हैपन, उनका खुद का बाकरवड़ी के लिए आया हुआ सारा का सारा सामान, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ. उसमें उनको बोलना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. ते वरती येणार आहे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. आणि दुसरं काय, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, म्हणजे बुधानीचे वेफर परचेस केले असतील तर दैट विल बी कंसिडर्ड हियर. वो तुम रॉ मटेरियल करके नहीं लाओगे तो रखो डायरेक्टली दुकान में, फैक्ट्री में जाएगा ही नहीं वो, उसका WIP वाला कुछ है नहीं, लाया पैकेट दुकान में रखा, बेचा, खत्म हो गया. तो ये वाला स्टॉक कौन सा है, ये वो वाला स्टॉक है जो तुमने दूसरे का स्टॉक परचेस करके अपने दुकान में रखा हुआ. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. समटाइम्स कंसर्न मे बी प्योरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब वो जो खुद मैन्युफैक्चर करता है वही बेचता है. समटाइम्स अ कंसर्न मे बी अ प्योरली ट्रेडिंग कंसर्न, खुद मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करता है, लोगों के ऐसे लेता है, लोगों को बेचता है. एंड समटाइम्स अ कंसर्न कैन बी मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग कंसर्न, which manufactures and sell those goods and at the same time which also sells those goods which are not manufactured by itself. तो उस कंसर्न के लिए सेकंड आइटम इंपॉर्टेंट है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड. छोटा छोटा पॉइंट रहता है, ध्यान दोगे तो जल्दी समझेगा. ऊपर क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था. मैंने बोला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल
प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे कैलकुलेट करने का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर लुकिंग एट फर्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन दूसरा आइटम कौन सा था? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या समझता है कैसे बोल रहा हूँ? देखो भैया आप लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर निकल चुके हैं, अभी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी तुम्हारे पास टी फॉर्मेट है नहीं, अगर टी फॉर्मेट रहता तो काम इजी होता था, लेफ्ट हैंड साइड में ओपनिंग, राइट हैंड साइड में क्लोज, है ना? तो फिर तुमको ओपनिंग 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 लिखना पड़ेगा, बोलता है फिर स्टेटमेंट बहुत लंबा होते जाएगा। उससे अल्टीमेटली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है वही से डायरेक्टली लिखते। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो जब टी फॉर्मेट है तो 10,000 और 15,000 रहेगा। लेकिन जब स्टेटमेंट है तो हम बोलेंगे क्या है सर? चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड। 5,000 का एक्सेस हो गया, स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट केस आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज गोइंग अप, डेबिट साइड में प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बैलेंस भी रहता है ना, यानी कि आपको सब। तो चेंजेस इन स्टॉक दोनों तरीके का रह सकता है, ओपनिंग में 10 है, क्लोजिंग में 8 है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो तुमको 2,000 माइनस करके दिखाना पड़ेगा। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट इज आइडिया? तो ये चेंजेस बोला, और चेंजेस में भी याद कर रखने का, सिर्फ नाम किसका लिखा है? एफजी, डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड। उन्होंने रॉ मटेरियल का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलरेडी कवर्ड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट करके हो चुका है, इसके लिए फिर से लेने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन फिर ये स्टॉक इन ट्रेड भी बोला और फिनिश गुड्स भी बोला, तो अलग अलग क्यों बोला? फिनिश गुड्स मतलब आपका खुद का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और स्टॉक इन ट्रेड मतलब आपने बुझानी का वेफर्स। आप कौन जीते? क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया रहेगा, वेजेस दिया रहेगा, और क्या उनको अलग अलग परक्विजिट दिया रहेगा, या फिर उनको कुछ ऑफिस में टी एंड ब्रेकफास्ट दिया रहेगा, उनको कुछ बोनस दिया रहेगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे कवर कर। बाद में कौन है तुम्हारा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है तुम्हारा? बैंक ओवरड्राफ्ट पेपर का इंटरेस्ट, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, चेक डिसऑनर चार्जेस, वो सब चीजें यहाँ पे रहेगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? ऑल दोस थिंग्स विल बी कवर्ड हियर। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सारे के सारे डेप्रिसिएशन जो रहेंगे वो। अमोर्टाइजेशन मतलब क्या है? पता है ना सबको? इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल को राइट ऑफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन साथ में रख दो, बाद में कौन है? अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा और कुछ खर्चे रहेंगे तो सब यहाँ पे डाल दो। बट वी वांट मोटा मोटा क्या क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड। बाद में वी वांट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड देन अदर एक्सपेंसेस। तो मिल जाएगा आपको कौन? टोटल एक्सपेंसेस। ऊपर कौन था अपने पास? टोटल रेवेन्यू था, पॉइंट नंबर 3। ऊपर था टोटल रेवेन्यू, पॉइंट नंबर 3। अभी मिल गया अपने को टोटल एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 4 का टोटलिंग। फिर पॉइंट नंबर 5 मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस साल कंपनी को आग लग गया था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर वो किधर है? ऊपर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डालो कि नहीं उधर किधर मत डालो, वो नीचे रहेगा। क्योंकि अब तक हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बाद में कौन आएगा? एक्सेप्शनल आइटम्स। उसके बाद में देन व्हाट रिमेंस इज प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देन यू गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाद में आएगा टैक्स एक्सपेंसेस, उसके अंदर दो अलग अलग टैक्सेस, एक करंट टैक्स और एक डिफर्ड टैक्स। अपने को अभी इसका कैलकुलेशन कुछ भी सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट है तुम्हारे सिलेबस में, फाउंडेशन में। इंटरमीडिएट में अपने को ये सब चीजें करने का। ओके, नेक्स्ट कौन है तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड सॉरी पहले फिर आया कौन तुम्हारा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब जो बिजनेस हमने किया था उसकी वजह से। और अगर सपोज तुमने कुछ डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस करेंगे, बाबा कोविड के लिए 6 महीने के लिए अपना बिजनेस बंद था, तो उसका पीरियड का लॉस है, फिर उस पीरियड का कुछ इनकम है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड शोन सेपरेटली। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, देन व्हाट यू गेट इज profit or loss from discontinuing operations after tax, and then profit or loss for the period is equal to final answer. So what you get thereafter will be converted into earnings per share,
विच इज बेसिक एंड डाइल्यूटेड. बेसिक एंड डाइल्यूटेड मतलब कि अपने को अगले साल सीखने. अर्निंग पर शेयर मतलब क्या है? जो आपका नेट प्रॉफिट है वो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, उनको मिलता है अर्निंग पर शेयर. बेसिक लॉजिक. लेकिन अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने का ईपीएस का अगले साल. ओके. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड यू टू रिमेंबर प्रॉपर्ली. इसमें टेस्ट योर नॉलेज अपना एमसीक्यू है, सारा का सारा कंप्लीट कर लो आज. डाउट्स रहेगा तो मुझे कल पूछो. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो हियर यू कंप्लीट दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी योर इश्यू ऑफ शेयर्स. मेरे पास 15 मिनट है, मैं टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेक्चर को छोड़ने वाला नहीं हूँ. ओके. इट्स ओनली 10 o'clock. जल्दी छोड़ूंगा. तो कितना बजे तक मेरा लेक्चर है? 10:15. आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, तुमको मजा नहीं आएगा, तुमको समझेगा नहीं क्या करने जाता है. नए साल का पहला दिन, नए साल का पहला दिन वेस्ट नहीं करने का अपने को. ओके. विल गो फॉर थिंकिंग अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स. यू टेल मी नाउ. इश्यू ऑफ शेयर्स में कल हमने देखा था कि कंपनी का शेयर कैपिटल का अलग अलग पार्ट्स रहता है. एक पार्ट का नाम क्या था रे? सबसे पहले क्या आता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल. उसके बाद में क्या आता है? इश्यूड कैपिटल. बाद में क्या आता है? उसके बाद में क्या आता है? एंड फाइनली क्या आता है? पहले कौन? ऑथोराइज्ड. दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल. कैन द कंपनी more than the authorized capital? Actually yes, but for that purpose company will have to take a permission. So by default yes, answer no is correct, but it is not a final answer, it can be modified. Okay. So authorized capital के ऊपर जाना अलाउड नहीं है. अगर चाहिए रहेगा तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? कंपनी रजिस्ट्रार के पास पहले तुमको मेमोरेंडम को अल्टर करवा के लेना पड़ेगा, उसका एक कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, देन you will be authorized to do that purpose. Otherwise you cannot do that. This is a very important principle which you should remember when it comes to company. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जब ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं उसकी वजह से दुनिया भर का चीजें चेंज हो जाता है. एकदम घिसा पिटा सेंटेंस है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो उसका रियल पावर क्या अपने को समझ में नहीं आता. उसका रियल पावर ये है कि कंपनी का काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से एकदम अलग होगा. आप अपने आप को पूछो, जब आप छोटे थे, शायद 3 साल के रहोगे, 4 साल के रहोगे, 5 साल के रहोगे, तो आपने ऐसा सोच के रखा था क्या कि आगे चल के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा? तभी अपने को क्या बनने का रहता है? तभी अपने को शायद वो ट्रेन का ड्राइवर बनने का रहता है, नहीं तो पुलिस बनने का रहता है, नहीं तो आर्मी में जाने का रहता है, नहीं तो क्या तुम्हारा वो सिनेमा थिएटर का डोरकीपर बनने का रहता है, और सब पिक्चर देखने को मिलेगा करके. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वी वांट टू बी लाइक दैट. फिर हम लोग आगे जाते हैं, फिर अपने को समझते हैं नहीं यार मैं थोड़ा पढ़ाई कर सकता हूँ शायद. फिर अपने लगता नहीं यार मुझे अच्छा मार्क्स मिल रहा है, फिर लग रहा है जाने दो मैं नहीं करता हूँ. मतलब एवरी टाइम एज यू गो अहेड यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन पर्सनैलिटी. यू डोंट नो व्हाट यू आर, यू गो ऑन. अभी मैं तुमको पूछता हूँ, चलो बताओ आज से 10 साल का तुम कहाँ पे काम करोगे? कंपनी में काम करते रहोगे कि खुद का प्रैक्टिस करोगे कि टीचिंग लाइन में आओगे कि क्या करोगे कि क्या? तुम बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे पता है? छोटी सी जान है सर, जर्नलिस्ट जान को इतना सब कैसे पता चलेगा? 10 साल के बाद क्या होगा? इट्स नॉट इजी टू स्पेसिफाई. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे ओपिनियंस बार बार चेंज हो सकते हैं. तो हमारा लाइफ कैसा है? हमारा लाइफ कंप्लीटली अननोन लाइफ है. हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते जाते हैं, फिर बाद में उसमें और आगे जाते हैं, फिर किधर वी हिट द वॉल देन वी अगेन टर्न एंड जैसे अच्छा चलो दूसरा चीज करेंगे. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वी डोंट हैव अ फाइनाइट थिंग, वी आर इनफाइनाइट, वी आर मेड अप ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. कंपनीज कैन नॉट बी लाइक दैट. इनफैक्ट यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम जिसके और भरोसा करने को जाते हैं अपने को एकदम बीच में गड़बड़ कर देगा. हम बोले कि क्यों रे गड़बड़ किया, विश्वासघात क्यों कर दिया? बोलता है सर विश्वासघात नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया, बस काम खत्म. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. अब मुझे नया इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं उसकी तरफ देखूंगा. तो डॉक्टर का पढ़ाई किया लेकिन बाद में एक्टिंग में चला गया, हो सकता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट्स पॉसिबल. बट अपने को एक कंपनी के बारे में, यही तो दुनिया का प्रॉब्लम है कि जिस पर विश्वास रखने बेटा अच्छा डॉक्टर बनने वाला है करके बाद में एक्टिंग करना चालू करता है. तो समझता नहीं अभी इंजेक्शन दे रहा है कि एक्टिंग कर रहा है. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो व्हाट टू डू? वी वांट टू एंश्योर दैट ऐसी दुनिया में जहां पे सब कुछ चेंज होता रहता है वहां पे एटलीस्ट कोई ना कोई तो चीज ऐसा रहे कि जिस पर हम भरोसा कर सके. जो पहले बोलेगा और जो बोला है वही करे, और जो बोला नहीं है कभी नहीं करेगा. क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? जो बोला नहीं है वो कभी नहीं करेगा. तो कौन सा पिक्चर अपनाओ?
सलमान खान का कुछ तो पिक्चर है ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी मैं करता हूँ, ऐसा कुछ बोलता है क्या? ये सब अपने को नहीं चाहिए। जो बोलता है उतना ही करने का, जो नहीं बोलता है बिल्कुल नहीं करने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो बहुत डेंजरस चीज हो जाती है। अरे यार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कब करेगा पता नहीं। ये तो भगवान का रूल हो गया, भगवान का रूल यही रहता है, कब करेगा पता है। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कभी ना कभी तो हो जाएगा। नहीं हुआ तो शायद तुम्हारी पुण्य में कमी रह गई, नहीं शायद तुम पापी रहोगे, शायद तुम्हारे पूजा में कुछ कमी रही है। That's the problem we are thinking of. We don't want that particular example. We want consistency. We want guarantee of consistency. तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि ये जब क्रीचर हम जन्म को ला रहे हैं, उसका स्पेशलिटी क्या है, इसको हम लोग स्पेशल पावर्स देने वाले हैं। और कौन सी पावर्स देकर रखी है हम लोग पहले ही बता कर रखे। ये पावर के ऊपर वो जा ही सकेगा, और अगर इसको ये पावर्स को क्रॉस करने का रहेगा तो उसको फिर से बार हमारे पास परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बताएगा कि मुझे ये करना है, तब तक उसको करना अलाउड नहीं। That is the importance of memorandum of association. The memorandum is the basic charter of the company. It defines the character of the company. It specifies what the company is made up for. It tells आप सब लोग देखो, आपका जन्म होने के पहले मम्मी डैडी को पता नहीं था ना कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो नाम किधर पता था? जन्म हो के बाद में अभी दिमाग चला लगा, अरे क्या नाम रखो, क्या नाम रखो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैक्सिमम क्या 4-5 नाम मन में रखेंगे, बाबा लड़की है तो ये नाम वो नाम वो नाम, लड़का हो रहेगा तो ये नाम वो नाम वो नाम। फिर भी ऑप्शन पता नहीं ना, ये भी क्या वो भी क्या, बाद में समझेगा। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले नाम अप्लाई करो। अगर वो नाम मिला, क्योंकि पिताजी कौन है, कंपनी रजिस्ट्रार, समझ, वो बोलेगा ये नाम मिल सकता है क्या। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी नाम देके हो चुका है। जो नाम तुमको अच्छा लगा है वो नाम तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी और को देके हो चुका है। समझा मैं कैसे, यूनिक नंबर नाम रहना चाहिए वो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो भैया, और फिर आप बोलोगे सर अभी एग्जाम्पल, दोस्तों सर और हमने डिसाइड किया नया क्लास चालू करते हैं, नाम क्या रखेंगे, हिंदुस्तान कॉमर्स क्लासेस। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हम हिंदुस्तान के सब बच्चों को सिखाने वाले। तो कंपनी रजिस्ट्रार बोलेगा नहीं सर ये नहीं चलेगा, ये तो हिंदुस्तान क्लासेस, ये भी नहीं चलेगा। बोलते सर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए क्लास चालू करते हैं। बोलते अच्छा कॉमर्स में, तो इन दैट केस इट शुड बी देयर इन योर नेम एज कॉमर्स। बोलते नहीं सर मैं कभी कभी बाद में साइंस को भी सिखा सकता हूँ, बाद में ये सब नहीं चलेगा, आपको पहले बताना पड़ेगा। अच्छा अगर आपको बोल रहे हैं कि बाबा बाद में आप साइंस भी ऐड करना चाहते हो, तो फिर उसके हिसाब से नाम डिसाइड करते हैं। दैट इज ओके फॉर हिंदुस्तान तो नाम मिलेगा नहीं, हिंदुस्तान इंडिया भारत का नाम मिलता ही नहीं। दैट इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि जो नाम पढ़ने का लोगों को ऐसा मन में लग सकता है कि भारत सरकार ने चालू किया हुआ है, वो नाम तुमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा किसी गलत में। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो देन नाम कौन सा मिलेगा इसके और भी रिस्ट्रिक्शंस है। फिर नाम मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन चालू होता है। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम को क्या सबमिट करना पड़ता है, तुम्हारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर क्या रहेगा, फिर से वही तुम्हारा जो नाम अप्रूव करके लिया था वो वाला नाम। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, डोमिसाइल मतलब एड्रेस क्लॉज। बाद में आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, थर्ड इज एंसिलरी ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या एग्जांपल कौशल सर ने बोल करेगा, मेन ऑब्जेक्ट हमारा टू प्रोवाइड कोचिंग ट्यूशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। बाद में कौशल सर बेंच परचेस करने को गए, एक कंपनी को कौशल सर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमको बेंच चाहिए। कंपनी बोलते आपका मेमोरेंडम दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो मेमोरेंडम में लिखा रहता है वही काम आप कर सकते हो। मेमोरेंडम में जो लिखा नहीं उसको बोलते हैं अल्ट्रा वीरस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखा था, कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। तो कौशल सर ने मेमोरेंडम में एक ही चीज लिख के रखा था, टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ये नहीं बोला था कि टू परचेस बेंचेस। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? और टू परचेस क्लासरूम्स। बोलेगा सॉरी सर अभी आपको मैं बेंच दे दूंगा और आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो बाद में कोर्ट में जाऊंगा, तो कोर्ट बोलेगा ये अल्ट्रा वीरस है, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है वो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आपको जो करना है करो, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये दिस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डेंजरस थिंग। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट सॉरी तुम्हारा जो मेमोरेंडम डिजाइन कर रहे हो उसके अंदर तुमको ये अलग अलग ऑब्जेक्ट डालने पड़ेंगे। सर हर एक चीज लिखना पड़ेगा क्या? झाड़ू परचेस करूंगा, सुपली परचेस करूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने क्या बोल के रखा है, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी। मेन ऑब्जेक्ट की वजह से साथ में और कौन से ऑब्जेक्ट आ सकते, तुमको मोटा मोटा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताने का, ऑल द थिंग व्हिच आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग ऑफिस। ओके, तो तुम्हारा पॉइंट्स उसके अंदर कवर हो जाएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट। पहले बोलो और जो बोला है वही करो, जो नहीं बोला है तुमको करने को अलाउड है ही नहीं। इसके लिए ऑथराइज करने पहले बोल के रखो, फिर तुम्हारा आता है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सॉरी डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज,
बाद में आता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट के अंदर तुमको बताना पड़ता है कि तुम्हारा कैपिटल कितना रहेगा। फिर अगर उस कैपिटल को तुमने टच कर दिया और उसके ऊपर तुमको एक्स्ट्रा कैपिटल रेज कर रहा है हम बोलेंगे मिलेगा, लेकिन पहले हमको आके बताओ, पहले बताओ बाद में करो। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इनफैक्ट प्रॉस्पेक्टस देखो लॉजिक वही चलता है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग 10 लाख शेयर इशू करेंगे, प्रॉस्पेक्टस ने बोल दिया 10 लाख, एप्लीकेशन आ गया बराबर 10 लाख, नो टेंशन। एप्लीकेशन आ गया 15 लाख, हम बोलते देखो सर कितने खुशी की बात है, दुनिया हम पे खुश है, हम 15 लाख दे देंगे, लोग मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं तो दे देंगे। बोल के सर प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या है, तुमने पहले बोला हम ये करने वाले हैं, तो जो बोला है वही करने का, जो बोला है वही करने का। अभी ज्यादा डिमांड है कि इसलिए हमने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया, ऐसा नहीं करने का। आपको अगर लगता रहेगा और 5 लाख इशू करने का तो करो, लेकिन क्या फिर से प्रॉस्पेक्टस आना पड़ेगा। यू कैन से सर इसी अंदर एडजस्ट कर लो सर, अपने ही लोग हैं उसमें क्या है, अपना इंडिया, अपनी कंपनी, अपने शेयर होल्डर, ये सब नहीं चलता है, जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। इनफैक्ट उसमें ये भी सिचुएशन रहता है कि इन द प्रॉस्पेक्टस यू आर गोइंग टू मेंशन द पर्पस फॉर व्हिच यू आर इशूइंग द शेयर्स। उस शेयर्स का जो पैसा आएगा उसको तुम किस चीज के लिए यूज करना है तुमको बताना पड़ेगा। और बाद में अगर ऐसा होगा कि शेयर्स का पैसा आ भी चुका है और बाद में तुमको समझ में आ रहा है कि यार नहीं, तुम्हारे कंपनी को जो काम के लिए तुमने पैसा सोचा था वो काम अभी करने को मिलने वाला नहीं है किसी भी कारण की वजह से, कंपनी कैन नॉट कीप द मनी। कंपनी बोलेगी ठीक है ना सर, वो काम नहीं तो पैसा आ चुका है ना, अभी दूसरी जगह पे यूज कर लेंगे। नो, दैट्स नॉट अलाउड। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स स्टेटिंग दैट हमने इस पर्पस के लिए बोला था लेकिन अभी वो पर्पस पूरा नहीं हो सकता है, सॉरी, हमको किसी और पर्पस के लिए परमिशन दोगे क्या? फिर देन यू आर गोइंग टू लिस्ट द पर्पसेस फॉर व्हिच इट कैन बी यूज्ड। द शेयर होल्डर्स से नो, इन दैट केस यू आर गोइंग टू रिटर्न द मनी। यू कैन कीप इट फॉर योरसेल्फ, यू कैन से दैट सर अभी मेरा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन है, आपने मुझे दे दिया अभी मेरा हो गया, दैट्स नॉट द केस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये स्पेशल टाइप का सिचुएशन है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक एग्जांपल याद रखो, कभी आपने देखा रहेगा तो, महिषासुरमर्दिनी आपने सुना है कि नहीं सुना नाम? देवी का अवतार है, अष्टदश भुजा देवी, 18 हाथ रहते हैं उसको, अलग अलग भगवान लोग आके उसको अलग अलग शक्ति देते हैं, कोई तलवार देगा, कोई धनुष देगा, कोई परशु देगा, कोई ये देगा, कोई वो देगा वगैरह वगैरह। और उसका बेसिक रूप क्या है? उसका बेसिक रूप महिषासुरमर्दिनी, मतलब क्या, महिषासुर को मारने को आई हुई है। उतना हो गया तो टाटा, अभी रुकने का नहीं, वापिस अपना ओरिजिनल रूप में चला जाने का। दिस इज अ स्पेशल थिंग व्हिच इज क्रिएटेड, इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब तुम क्या सती रहोगे, शक्ति रहोगे, जगदम्बा रहोगे, और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, वो तुम्हारा परपिचुअल है। और ये तुमने यहाँ पे क्रिएट किया, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये कंपनी इज क्रिएटेड फॉर व्हाट? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो पर्पस पूरा करने के लिए काम करते रहने का, वो पर्पस पूरा नहीं रहा, कंपनी बंद करना पड़ेगा। और अगर तुमको पर्पस चेंज करने का, तुमको फिर तुम्हारा मेमोरेंडम में चेंज करवा के लेना पड़ेगा। नहीं सर पहले करता हूँ, बाद में लोगों को बताता हूँ। सर हमेशा मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं करने में विश्वास रखता हूँ, वो सब बाद में। कंपनी के लिए पहले बोलो बाद में करो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? प्रोप्राइटरी कंसर्न में पहले करो, बाद में बोला अच्छा मुझे ये भी करना था वगैरह करके। प्रोप्राइटरी कंसर्न्स आर एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस और योर पर्सनल लाइफ। कंपनी इज नॉट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कंपनी इज अ स्पेशल पर्पस। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट इज आइडिया? तो प्रॉस्पेक्टस में भी तुमको पहले बताना पड़ता है कितने शेयर इशू करोगे, उसका फेस वैल्यू क्या रहेगा, कितने में इशू करोगे, और किसको किसको कितने कितने शेयर्स मांगने का हक है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सब चीजें तुमको बताना पड़ेगा। और वो शेयर्स किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, शेयर्स का पैसा। All these things must be mentioned in the prospectus, and then you will have to follow the rules of issue of shares. और जैसा तुमने प्रॉस्पेक्टस में स्कीम बता के रखा था उसके हिसाब से तुमको आगे इशू करने को मिलेगा, उसके पहले तुमको कुछ दूसरा तरीके से इशू करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल आर ट्रस्टिंग यू, यू सेड समथिंग एंड पीपल आर नॉट लुकिंग एट यू, पीपल आर लुकिंग एट द सेंटेंसेस व्हिच यू हैव गिवन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हम सब लोगों का काम बढ़ता क्यों है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का? क्योंकि अपने को कंपनी का ऐसा काम करवा के लेने का रहता है, हमको डायरेक्टर्स को, कंपनी को मदद करना करता है कि बाद में आपको ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए पहले से बोलने का ऐसा ऐसा करो, क्योंकि बाद में आपको जो बोला है उसके अलावा दूसरा कुछ करने को अलाउड नहीं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? What the idea? So tomorrow we are going to talk about entries for issue of shares. Okay.